हेलो एवरीवन, इट्स लेसन नंबर 11 और ये कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक का ये लास्ट क्लास है जो 2024 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी तरह के स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो, और इसके अलावा जो भी मेंस एग्जामिनेशंस आप देने जा रहे हैं उन सब के लिए दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उम्मीद करता हूँ ये आपने सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पर हर ग्रुप्स पे इन वीडियोस को शेयर कर दिया है, और जो मेरी मेहनत है, जो मैं हर साल कोशिश करता हूँ आपको देने के लिए, वो हर जगह तक पहुँच चुकी होगी। तो इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स, कुछ नए रिज़ल्ट इस साल फिर हमें मिलने वाले हैं, और आपकी आंखों में धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए जो मैं समझ सकता हूँ। अगर आपने सच में साल भर ढंग से यूपीएससी की तैयारी की है तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और ख़ास तौर से ये जो लास्ट के वीडियोस हैं इनको आप 2 से 3 बार रिवीजन ज़रूर करना, और इनके जो पीडीएफ हैं वो भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ अभी, लिंक पे कहाँ पर है वहाँ से आप ले लेना। और उम्मीद करता हूँ आपने पीछे से सारे वीडियोस के पीडीएफ्स ले चुके हैं। सो मैं डॉक्टर रवि अग्ररी आप सबका पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वो टेलीग्राम लिंक है जो मैंने अभी आपको बताया है, यहीं पर जाकर आपको सारे पीडीएफ ले लेने हैं। और ये मेरा अपना पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ टेलीग्राम चैनल है, डिस्कशन फोरम भी है जहाँ पर मैं कभी कभी इसको खोलता हूँ, जहाँ पे आपके मैसेजेस वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब्स पर जहाँ आपको मेरी क्लासेस अपलोड मिलती हैं, डॉक्टर रवि अग्ररीज क्लासेस ऑब्लिक पूर्वांचल आईएएस, यहाँ पर आप भविष्य के भी बहुत सारी क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ख़ासतौर से 2 विषय, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से जुड़े जितने भी अपडेट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे अपडेट्स यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दैट विल बी एनफ फॉर योर एग्जामिनेशंस। बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इन 2 सब्जेक्ट में। टॉपिक है 11 चैप्टर, यूनिट नंबर 11, जो कि मिसलेनियस है। और अगर आपने बुक किया है मैग्रा हिल वाली साइंस एंड टेक की, वहाँ पर भी आपने 11वां चैप्टर मिसलेनियस से देखा है। मिसलेनियस में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको कवर की जा चुकी हैं स्टार्टिंग में, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रही हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट जो न्यूरालिंक का है, न्यूरालिंक वैसे हम लोगों ने बात किया था जब हम साइबॉर की बात कर रहे थे मिसलेनियस चैप्टर में, तो मैंने आपको न्यूरालिंक के बारे में बात किया था। तो साइबॉर के अंतर्गत न्यूरालिंक के बारे में बात हुई थी। न्यूरालिंक प्रोजेक्ट है जो एलॉन मस्क लीड कर रहे हैं, और इस बारे में मैंने बात किया था। और 2016 से इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम चल रहा है, या कह लो 2016 से न्यूरालिंक प्रोजेक्ट जो है वो चर्चा का विषय रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या है कि इन्होंने एक सक्सेसफुल एक रिसर्च पूरा किया जहाँ पर ह्यूमन के ब्रेन के अंदर एक चिप इंटीग्रेट किया है। ओके, और उस चिप के द्वारा ह्यूमन को, है ना, पहला ह्यूमन पेशेंट था जिसके अंदर चिप इंटीग्रेट करके उसको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से जोड़ा है। यानी इस पूरी टेक्नोलॉजी को आप BCI के नाम से भी जान सकते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, अगर न्यूरालिंक आता है तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस शब्द आपके ऑप्शन में होगा ज़रूर। यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब होता है कि आपके ब्रेन या न्यूरॉन्स के अंदर इस तरह के चिप्स वगैरह को लगाने के बाद आपके ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको कंप्यूटर वगैरह के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, या बहुत सारी मशीन्स को अपने न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है मिसलेनियस टॉपिक में साइबॉर के बारे में। साइबॉर वही होता है, इसको हम कहते हैं साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स। साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो हो सकता है आपके पेपर में कहीं ना कहीं ये टॉपिक साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ भी जोड़ दे, तो ठीक है, न्यूरालिंक एक तरह का साइबॉर्ग ही है जहाँ पर ह्यूमन मशीन इंटरफेस की बात की जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात हो रही है। न्यूरालिंक का पहला प्रोडक्ट जो है जो डेवलप हुआ है उसका नाम है टेलीपैथी। तो उसका नाम टेलीपैथी रखा गया। इसके अंदर है क्या, मैं आपको बताऊँ, ये एक तरह से किसी व्यक्ति को बेनिफिट देने वाला है जिसको किसी भी तरह के ट्रॉमेटिक इंजरीज हो गई है, या उसके लिम्स वगैरह की एक्टिविटी जो है उसके न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेट होना बंद हो चुकी है। जैसे मैंने सोचा तो मैंने हाथ ऊपर उठाया, तो ये क्या है, ब्रेन और बॉडी के साथ रिलेशंस हैं जो चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा है उसके लिम्स वगैरह के मूवमेंट्स खत्म हो चुके हैं, जैसे मान लो पैरालिसिस हो गया या कुछ कोमा टाइप का हो गया, या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंजरीज हो गई जिसकी वजह से बंदे के अंदर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, उसके न्यूरॉन्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कोमा वगैरह में कोई व्यक्ति बेड पे बैठा हुआ, उसका दिमाग चल रहा है पर वो लोगों से बातचीत नहीं कर सकता है। अब इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो किसी भी हेल्थ सेक्टर में तो एक वरदान ही है, इसको आप रेवोल्यूशन ही मानोगे हेल्थ सेक्टर में। यहाँ पर पूरी तरह से न्यूरालिंक का काम यह है कि किसी इंडिविजुअल्स को हम कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित करेंगे। इसके बहुत सारे
उसके थॉट्स वगैरह को, उसके एक्सप्रेशन वगैरह को हम एक डिवाइस के थ्रू लेंगे और उसके थ्रू मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को, बहुत सारी सीक्रेसी वगैरह को भी अगर देखा जाए तो डिस्क्लोज हो सकती है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी ओपन हो सकते हैं। ठीक है, ब्रेन इम्प्लांट टेक्नोलॉजी इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी हद तक भविष्य में ये कारगर साबित होने वाली है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे ब्रेन इम्प्लांट्स के नाम से भी आप जानते हैं। ओके, ये टर्म ही थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, इसमें एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो बनाया जाता है ब्रेन और ब्रेन के साथ किसी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाता है। हो सकता है कंप्यूटर ही हो, या हो सकता है उसके द्वारा आपके बॉडी के किसी पार्ट्स को, जैसे किसी मशीन। आपने एक मूवी देखी होगी, आई थिंक स्पाइडरमैन 2, आई थिंक उसमें एक कैरेक्टर होगा डॉक्टर ऑक्टोपस। देखना, उसमें दिखा होगा कि बॉडी के पीछे जो स्पाइनल कार्ड होता है, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ से उसके 4-5 हाथ जोड़ दिए जाते हैं मशीन से, मशीन हैंड होते हैं। और वो नेचुरल हाथ तो उसके बाद 2 ही होते हैं, और 4-6 उसके एक्स्ट्रा हाथ जोड़ दिए जाते हैं, और वो अपने न्यूरॉन्स के द्वारा उन हाथ को कंट्रोल कर रहा होता है, चला रहा होता है। तो 2 हाथ से वो स्पाइडरमैन को पकड़ता है और 4-6 से वो मार रहा होता है, या 2 हाथ से दीवार चढ़ रहा होता है और 3-4 हाथ से कुछ काम कर रहा होता है। मतलब कुछ ऐसा मूवी देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये एक तरह का, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसलेट करने का तरीका है, जहाँ पे रोबोट्स, लिम्स, कंप्यूटर्स, बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स वगैरह होते हैं जो लगाए जाते हैं, और ब्रेन की एक्टिविटी वगैरह को इंटरप्रेट किया जाता है। पूरी तरह से ये एआई पावर चिप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चिप है, जो ब्रेन के अंदर के इंफॉर्मेशंस को जोड़ने की कोशिश करता है। अब हम आपको लिए चलते हैं इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होने वाले हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये भविष्य के साथ। तो ऐसा कहते हैं पार्किंसन डिजीज़ और एपिलेप्सी में, यानी ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उस केस में एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक वरदान है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल जो फिजिकल डिसेबल हो चुके होते हैं, ठीक है, उनको एक तरह से इंडिपेंडेंस मिल जाता है, लोगों पर आश्रित नहीं रहेंगे, दे विल बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री। ठीक है, यहाँ पर जैसे कुछ प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स वगैरह। अब जैसे स्पाइडरमैन 2 में तो डॉक्टर ऑक्टोपस ने तो उसका मिसयूज़ किया था। मूवीज़ आप देखना ज़रूर, अच्छी मूवी है और साइबॉर्ग पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर अब किसी सच में किसी व्यक्ति को ज़रूरत है तो उसकी बॉडी में उस तरह के आर्टिफिशियल लिम्स को जोड़ सकते हैं। कॉग्निटिव इन्हांसमेंट है, और देखा जाए तो मेमोरी, लर्निंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वगैरह के लिए भी इनका इफेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके चैलेंजेस देखें तो बहुत सारे इनके चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, और सच में आपको दोनों पहलू जानने चाहिए, प्रॉस भी और कॉन्स भी। तो एक एनिमल राइट्स का एक अपोजिशन भी है, क्योंकि एक एथिकल कंसर्न भी है कि उस ह्यूमन को हम साइंटिफिक तरीके से उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मानव का अपना एथिक्स, मानव का अपना नेचुरल कैरेक्टर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है, पहली चीज़। दूसरा, सेफ्टी और रिलायबिलिटी भी। अगर किसी तरह का माल फंक्शनिंग वगैरह होता है तो जिन चीज़ों को रेगुलेट करना है वो चीज़ें खतरनाक भी हो सकती हैं, सेकंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी। अब किसी की चिप के द्वारा हो सकता है आगे चलकर कोई ब्रेन में चिप आप लगा रहे हो, क्या पता उसे हैक कर लिया जाए, है कि नहीं। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी वगैरह में भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। अनऑथराइज चीज़ें वगैरह, है ना, यहाँ एक्सेस हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं सेफ गार्डिंग इफेक्ट होगा। इंडिविजुअल की प्राइवेसी वगैरह जो होगी यहाँ पर वो कंप्रोमाइज़ होगी। ठीक है, कंप्रोमाइज़ होगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। देखो, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स ये स्टैटिक विषय है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जिसकी स्वीकृति अभी इस साल दी गई है, और उसी स्वीकृति पर बेस होकर हाइड्रोपोनिक्स की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। हाइड्रोपोनिक्स को अगर सामान्य भाषा में बोले तो इसे सॉइल लेस कल्चर कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछिए, बताओ किसी मिट्टी में जो पौधा लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? क्या वो मिट्टी खाता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, वो मिट्टी नहीं खाता है, मिट्टी के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको वो लेता है, उसके अंदर पानी जो होता है उसको वो लेता है। अगर एक बात बताओ, मैं इस बॉटल के अंदर, ठीक है, इस बॉटल के अंदर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स डाल दूँ, ठीक है, पानी और न्यूट्रिएंट्स डाल दूँ पानी के अंदर घोल कर, और इसमें थोड़ा थोड़ा छेद करके उसमें पौधा लगा दूँ और इसको बाहर ऊपर छत के ऊपर रख दूँ, ठीक है, तो क्या ये पौधा ग्रो करेगा? बिल्कुल ग्रो करेगा, बिना मिट्टी के ग्रो करेगा, क्योंकि ये सॉइल लेस कल्चर है। यानी यहाँ पर सॉइल नहीं है, लेकिन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं उनकी सप्लाई की जाती है, इसीलिए हाइड्रोपोनिक्स को सॉइल लेस कल्चर कहते हैं। और यहाँ पर अब किसी भी फसल को आप चाहो तो ये ज़रूरी नहीं कि आप खेतों में लगाएं, मिट्टियों में लगाएं, आप छत के ऊपर भी लगा सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस को बनाकर उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक तरह से एक मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, लेकिन हम हाइड्रोपोनिक्स की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं।
हम एक्चुअल में हाइड्रोपोनिक्स में एक नई चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। हाल ही में क्या रहा है चर्चा का विषय, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, स्टैटिक का विषय है, जिसको हम लोगों ने मिसलेनियस टॉपिक में ठीक से पढ़ा हुआ है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने साफ साफ अनाउंस किया है, आईसीएआर की एक लैब है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु, वो एक नए किस्म का हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग सिस्टम जो है वो लेकर आया है। अब देखो बेंगलुरु है यानी कर्नाटका, यानी साउथ इंडिया की बात हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हाइड्रोपोनिक्स जनरली क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आपको लिए चलते हैं वो नई चीज़ क्या है जो इस साल करंट अफेयर्स का विषय रहा है। सो हाइड्रोपोनिक्स में ठीक है, एनहांस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और वाटर एफिशिएंसी को भी यहाँ बढ़ाते हैं, और ये पूरी तरह से सॉइललेस कल्टीवेशन है। और मैंने आपको समझा दिया, जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। और ख़ासतौर से समय के साथ साथ देखा जाए तो आगे आने वाले समय के लिए ये सब एक नए ऑप्शंस हैं जो एग्रीकल्चर के विकल्प के रूप में आप जान सकते हैं। इनको आप एग्रीकल्चर से भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स को इन्वायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं, काफ़ी इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। एप्लीकेशंस देखिए तो ठीक है, फार्मिंग वगैरह, रूफ टॉप वगैरह पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर आसानी से कर सकते हैं किसी भी एरियाज़ में। तो ये एक फ़ायदा है इसका, ठीक है, ये एक आपको एक इसका फ़ायदा दिखता है जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको लिए चलते हैं जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा है हाइड्रोपोनिक्स को लेकर। यहाँ देखो, जो करंट अफेयर्स पे न्यूज़ में रहा है वो ये रहा है कोकोपोनिक्स। कोकोपोनिक्स काफ़ी हद तक हाइड्रोपोनिक्स ही है, उसी से मिलता जुलता प्रोसेस है। कोकोपोनिक्स जो है उसमें हम करते क्या है देखिएगा, ये एक अच्छा तरीका है जहाँ पर हम सॉइललेस वेजिटेबल प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। कोकोपोनिक्स में हम जनरली कोकोपीट का यूज़ करते हैं एक सबस्ट्रेट की तरह से, एक आधार देने के लिए। अब आप कहोगे कोकोपीट क्या होता है, देखो ऐसा है, आपने अगर नारियल देखा होगा, कोकोनट देखा, उसके बाहर का जो ब्राउन कलर का जो छिलका, जो रेसे निकलते हैं, उनका कोई यूज़ तो होता नहीं है। उन रेसे को है ना, अगर आप इस तरह से झाड़कर उनके जो बारूद होते हैं, बारू की छोटे छोटे बारूदी होते हैं, ठीक है ना, जो पार्टिकल्स आते हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, वो एक्चुअल में कोकोपीट है। उन्हीं कोकोपीट्स को हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ, एज अ सॉइल का बेस देने के लिए किसी गमले में, ठीक है, और उसी गमले के अंदर आप आसानी से किसी वेजिटेबल को लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो कोकोनट का जो पीट है क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि उस न्यूट्रिएंट से पौधा ग्रो कर जाए, तो आपको फिर एनपीके फर्टिलाइजर जो होगा अपने हिसाब से उसमें थोड़ा मिलाना होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और बताऊं, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये समुद्र के पास होता है, यानी समुद्र के पानी का यूज़ किया जाता है। तो एक बार उसको ना एक बार साफ़ पानी से धो लेना, कहीं ऐसा ना हो इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो। अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होगा तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी, सोडियम मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम की मात्रा होगी तो पैदा जो होगा वो सूख जाएगा। इसलिए एक बार उसको धो भी लेना ज़रूरी होता है जहाँ से वो निकल कर आता है। इसके ब्रिक्स आते हैं मार्केट में, आप इनको ले सकते हैं और गमलों में इन्हीं ब्रिक्स में पानी डाल लीजिए, धीरे धीरे फूल जाते हैं और पूरा एक जगह कवर कर लेता है। वही पूरा कोकोपीट को आप यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स बनाने के लिए। तो ये भी क्या हुआ, सॉइललेस कल्चर, यहाँ मिट्टी में नहीं ग्रो कर रहा पौधा, कहाँ ग्रो कर रहा है, कोकोपीट में कर रहा है। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को कोकोपोनिक्स कहते हैं। अब मुझे लगता है मेरे किसी बच्चे को है ना कोकोपोनिक्स को समझने में किसी तरह की दिक्कत होने वाली है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें तो ये सॉइललेस कल्टीवेशन है। अब कंसेप्ट पूरा तैयार है, अब इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। यू हैव अ बैकग्राउंड राइट नाउ, ठीक है। अब आपका कंसेप्ट बढ़िया हो गया, अब आप आगे फैक्चुअल चीज़ों को आसानी से जोड़ सकते हैं। यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इशू राइट नाउ। इधर देखो, बहुत सारे पौधे हैं जिनको आप ग्रो कर सकते हैं। जुचनी है, कलर्ड कैबेज है, चिली है, एक प्लांट्स है, ब्रिंजल वगैरह है, एमरंथस है, कोरिएंडर है, कोकुम्बर है, फ्रेंच बीन है, पीस है, काउपी है, डॉलिकस है। बहुत सारे पौधे हैं जो आप आसानी से इसके अंदर ग्रो कर सकते हो। सब कुछ जो एग्रीकल्चर होता है वो आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेड होता है, यानी पूरी तरह से आपके कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है। कोकोपीट के बारे में बात करें तो ठीक है, क्वायर पिट है या क्वायर डस्ट है, उसी को जिसको आप इकट्ठा करते हैं, और एक नेचुरल फाइबर होता है जो एक्सट्रैक्टेड होता है हस्क ऑफ कोकोनट से। मैंने आपको समझा दिया है, इससे कुछ समझने की जरूरत नहीं, मैंने समझा दिया है, ठीक है। और काफ़ी हद तक देखें तो एक बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉमनली यूज्ड एज अ ग्रोइंग मीडियम इन द हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग। रिपीटेड क्या बता रहे हो भाई, अब तुम लोग लिखकर, मेरे बच्चों को इससे ज़्यादा समझ में आ चुका है। जब आप किसी चीज़ को फील करने लगे ना तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो कुछ हॉर्टिकल्चर के तरीके हैं, सॉरी ये हाइड्रोपोनिक्स के कुछ तरीके हैं जो आपके सामने लिखे हैं, पर इन पे बहुत ज़्यादा जानना नहीं है। एक न्यूटन फिल्म टेक्निक है जो आपके सामने दिख रहा होगा, एक एब एंड फ्लो टेक्निक है जो आपके सामने दिख रहा होगा, और एक हाइड्रोपोनिक वीक टेक्निक है जो आपके सामने दिख रहा होगा। 3 चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। इस प्रोसेस में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ एक कंटेनर है जिसके अंदर पौधे लगाए गए हैं,
और बाहर की तरफ सन की रोशनी है जो पौधे पर आ रही है आसानी से, हर जगह पौधे पर सन की रोशनी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सन की रोशनी आ रही है। और यहाँ नीचे एक न्यूट्रिएंट तैयार कर दिया गया है, न्यूट्रिएंट्स मतलब किसी वाटर के साथ कुछ केमिकल्स को मिला दिया गया, जो एनपीके टाइप का जो फर्टिलाइजर मैं आपको बोल रहा था। और ये पंप है, पंप के द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाते हैं। अब ये अच्छा, इसका शेप देखो, एंगल बेड है ना, थोड़ा सा एंगल बेड है। इससे क्या होता है, पानी चढ़ाते हैं, पानी धीरे 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 यहाँ आके अंदर आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। इस तरह के प्रोसेस को न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक कहते हैं। इसमें लगातार पानी ऊपर चढ़ रहा होता है, लगातार पानी नीचे आ रहा होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर भी कहते हैं। ये भी एक हाइड्रोपोनिक्स का तरीका है, इसको आप एक्चुअल में न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक के नाम से जानते हैं, पहली। दूसरी एब एंड फ्लो टेक्निक क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स का, सॉइललेस कल्चर। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा एक प्लेन ही होता है, इसमें देखो थोड़ा सा बेंड है, एंगल बेड है, यहाँ लिखा भी है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक ही हॉरिजॉन्टल लेयर पे ही होता है। इसमें पहले पूरा का पूरा सब्सटेंस भर जाता है, ठीक है, यहाँ पूरा भर जाता है, यानी पूरा सबमर्ज हो जाता है पहले वाटर न्यूट्रिएंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जाकर फिर पानी धीरे धीरे नीचे आता है और पौधे उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसको एब एंड फ्लो टेक्निक कहते हैं। यहाँ पर पूरा सबमर्ज होता है, देन ड्रेन न्यूट्रिएंट वाटर, पहले पूरा भर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो ड्रेन होना शुरू होता है नीचे की तरफ, सेकेंड थिंग। थर्ड हाइड्रोपोनिक्स विक टेक्निक क्या है, विक ट्रांसफर न्यूट्रिएंट वाटर में यहाँ पे क्या करता है, विक क्या होता है, विक एक्चुअल में ऐसे समझ जाओ कि जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कैपलरी आपने सुना होगा, आपने विक समझे हो, जैसे मोम कैंडल आपने देखा होगा, गॉट इट। जब आप कैंडल देखते हैं ना, तो कैंडल में ये जो धागा होता है ना, ये जो जलता है, एक्चुअल में इसको विक कहते हैं। और धीरे धीरे चीज़ों को ऊपर उठा रहा था, एग्जैक्टली कुछ उसी तरह से यहाँ पर विक के माध्यम से, यहाँ न्यूट्रिएंट, यहाँ कोई मोटर नहीं लगा, ध्यान देना, धीरे धीरे विक के माध्यम से न्यूट्रिएंट जो होगा इसके अंदर जाएगा, विक के माध्यम से धीरे न्यूट्रिएंट जो होगा वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पर धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स ऊपर जा रहा होता है, और मान लो अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गया तो नीचे भी आ जाता है। और यहाँ पर हमने पौधे लगा रखे हैं, और यहाँ पर आप देखो मीडिया जो होता है, मीडिया जो होता है क्या होता है जरा समझना, अ नॉन सॉइल ग्रोइंग मटेरियल, जैसे सैंड, रॉक या वूल टाइप की चीज़ें ले लो, ठीक है, और उसके माध्यम से मीडिया आपने तैयार कर लिया, मीडिया में और जो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे से ऊपर चढ़ रहा होता है, इसको हाइड्रोपोनिक विक टेक्निक कहते हैं। विक ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट वाटर टू द प्लांट्स, तो न्यूट्रिएंट्स वाटर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ एयर पंप भी लगाया जाता है, तो अंदर ऑक्सीजन सप्लाई भी पानी के अंदर होती रहे, ताकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ग्रोथ वगैरह, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स वगैरह उनके भी ग्रोथ होते रहे, क्योंकि सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ होने भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब उनका काम अलग है, वो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है, साइंस एंड टेक में उसका लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये 3 टेक्निक्स हैं जो आपके सामने हैं, और इन तीनों टेक्निक्स को आप आसानी से समझ सकते हैं, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, एब एंड फ्लो टेक्निक, और तीसरा हाइड्रोपोनिक विक टेक्निक। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हर साल आप देखो तो कुछ ऐसे नोबेल प्राइजेस होते हैं जो उस साल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और नोबेल प्राइजेस सिर्फ उस साल के लिए नहीं, उस जिस कंसेप्ट पर बेस्ड होकर नोबेल प्राइज़ दिया गया वो आगे आने वाले सालों के लिए हर साल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से नोबेल प्राइज़ है जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें एक तो हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री 2020, फिलहाल ये 2020 नहीं है, ठीक है, ये नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री 2023 है, ठीक है, इसको आप 23 का लीजिए, 20 का हम क्यों करेंगे भाई, 2023 का करेंगे डेफिनेटली। सो हम यहाँ बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री 2023, कैसे 2020 रह गया पता नहीं दोस्त। सो ये बात करते हैं नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री 2023 इस बार के लिए जो चर्चा का विषय है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ एक्चुअल में दिया गया वो 2023 का, वो दिया गया है एक्चुअल में बावेंडी, ब्रस और एक और बंदा है जिसका नाम है एकिमो, इन तीनों को मिलाकर दिया गया। और इन तीनों को जिस काम के लिए दिया गया वो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो है क्वांटम डॉट्स। और क्वांटम डॉट्स वैसे बताऊं तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये 4 डिकेड्स पहले का खोज है, यानी 40 साल पहले की खोज है, या कह लो इन लोगों को जो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, मैं क्लास में भी कहता हूँ, ये इनको जवानी में नहीं बुढ़ापे में दिया गया। तरी वैसे जवानी में मिल गए होते तो शायद थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं, नोबेल प्राइज़ मिला तो, यानी क्वांटम डॉट्स कोई नई चीज़ नहीं। और पता है क्वांटम डॉट्स पे बेस्ड होकर एक टेलीविज़न है जो 4 साल पहले ही भारत में आप यूज़ में ला रहे होंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर दिमाग हो तो QLED टीवी, जिसको क्वांटम डॉट LED के नाम से जानते हैं। और 4 साल पहले से मैं आपको स्टार्टिंग में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ क्वांटम LED के बारे में। और क्वांटम डॉट्स वैसे भी आपको कोई नया करंट अफेयर्स तो है नहीं, जब आप नैनो मटेरियल की बात करते हैं, जब मैं आपको नैनो मटेरियल पढ़ाता हूँ क्लास में, वहाँ पर मैं आपको एक क्वांटम डॉट्स के बारे में बता देता हूँ। याद रखना क्वांटम डॉट्स पे अभी तक क्वेश्चंस आए नहीं हैं। और थैंक गॉड 2023 का ये नोबेल प्राइज़ भी है, 2023 का ये नोबेल प्राइज़ भी है। क्वांटम डॉट्स बात करेंगे, उसकी डिस्कवरी और उसके सिंथेसिस को लेकर ही इन 3 लोगों को, बावेंडी, ब्रस और एकिमो को
केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया, सही बताऊं तो क्वांटम टर्म्स फिजिक्स में आता है, लेकिन अब नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दी गई तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, वैसा भी नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स में भी क्वांटम्स आते हैं और केमिस्ट्री में भी आप क्वांटम ले सकते हैं, क्योंकि एटम्स और एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की चर्चा भी तो केमिस्ट्री में होती ही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल सही तरीके से बताऊं तो ये फिजिक्स का होना चाहिए था, पर उससे क्या लेना देना है। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो 40 साल पुरानी है। इन लोगों ने जो, इन सारे साइंटिस्ट ने जो अपने अपने काम किए, इन साइंटिस्ट के अलग अलग काम लेके मैं नहीं जा रहा, अपने आप में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको जनरली एक क्वांटम डॉट्स से कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता दिया, क्वांटम डॉट्स एक तरह के नैनो मटीरियल्स होते हैं। ठीक है, नैनो मटीरियल्स बहुत छोटे साइज की चीज़ें होती हैं। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी ये क्या है क्वांटम डॉट्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ। घबराओ नहीं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको कंसेप्ट की तरह विषय को सिखाया जाए, है ना, विषय को करके ख़त्म ना किया जाए, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे भी फैक्चुअल डेटा तो हर जगह अवेलेबल है, और सारे मेरे ख्याल से आपको फैक्चुअल ही डेटा हर जगह अवेलेबल है, और यूपीएससी जो है वो कंसेप्ट को फोकस करती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की जाए, जिससे आप सिर्फ ये ना सोचें कि आपको पीटी निकालना है, जिससे आप ये सोचें कि आपको मेंस और इंटरव्यू में भी अगर कुछ पूछा जाए तो आप आसानी से बढ़िया सा उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, टाइम पास टाइप वाला नहीं, और विषय को सीखना है। विषय को सिर्फ ये नहीं है कि यूपीएससी निकालना है, बस ये पढ़ लें ऊपर से निकल ले, इसी चक्कर में तो आप नहीं निकल पाते, क्योंकि थोड़ा सा यूपीएससी में क्वेश्चन टर्न होता तो फंस जाते हैं। और यूपीएससी में टेक्निकल चीज़ आती ही नहीं है, ये मैं आपको गारंटी चैलेंज के फॉर्म में करता हूँ। वो थोड़ा सा पूछेंगे क्वांटम डॉट्स क्या है, ये क्या है, छोटा छोटा सा, उसका क्या एप्लीकेशन, ऐसे ऊपर ऊपर से करके निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंजीनियरिंग बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे भी होते हैं जिन्होंने कभी क्वांटम डॉट सुना भी नहीं है। इसलिए यूपीएससी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं इन लोगों ने क्या क्या किया है। अब देखो, जो नोबेल लॉरिएट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है, थोड़ा मैं बैकग्राउंड से बताता हूँ, वो तो आपको पता ही चल गया, एक्मो, ब्रस और फेविकोल, इन्होंने जो डिस्कवरी और सिंथेसिस जो क्वांटम डॉट्स की गई है उसे छूटा कंसेप्ट है। नैनो मटेरियल होता क्या है? कोई भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो जिसका कोई भी एक डायमेंशन, कोई भी मटेरियल जिसका कोई भी एक डायमेंशन, एटलीस्ट कोई भी एक डायमेंशन नैनो रेंज का हो। नैनो रेंज का ये देखना, थोड़ा एन एनो छूट गया है ना, क्या क्या हुआ भाई इसमें, 2023 की जगह 20 लिख दिया है, नैनो की जगह नैनो लिख दिया, पर कोई बात नहीं, ये नैनो रेंज है। नैनो रेंज का मतलब होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर की साइज का। ठीक है, यानी कोई भी मटेरियल। अब आप पूछोगे सर कौन सा मटेरियल हो सकता है? जनरली सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है, सेमी कंडक्टर मटेरियल हो सकता है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है, उस तरह की चीज़ों को हम जनरली नैनो मटेरियल में यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ है क्या? वैज्ञानिक ने बनाया भाई, भगवान ने बनाकर नहीं दिया, इन चीज़ों को वैज्ञानिक ने बनाया। कैसे बनाया? 3 तरह के नैनो मटेरियल्स हैं जो बहुत ही सिंपल जीएस में आपको जानने चाहिए। एक क्वांटम वेल, एक क्वांटम वायर और एक क्वांटम डॉट्स। अब ये तीनों जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये तीनों डिपेंड करती हैं उनके शेप पर। अगर यहाँ पर कोई मटेरियल जो एक ही डायमेंशन में नैनो रेंज आ रहा है तो वो एक क्वांटम वेल का स्ट्रक्चर बनाता है, और 2 डायमेंशन में अगर नैनो रेंज आ रहा है, नैनो रेंज का मतलब जिसकी साइज 1 से 10 नैनोमीटर के बीच होती है। घबराओ नहीं, आई चैलेंज, आपको समझ में आ जाएगा। मैं टाइम पास आपका नहीं करने आया हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैं यहाँ टाइम पास नहीं करने आया हूँ। आप सुनो चुपचाप, किसी का कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्वांटम डॉट्स का होता है, क्वांटम डॉट्स में तीनों के तीनों डायमेंशन, ऑल डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड, सारे के सारे नैनो रेंज में, मतलब इस साइज में आ जाए। उसकी वजह से 3 अलग अलग तरह के शेप और स्ट्रक्चर आते हैं। अब एक शब्द और है यहाँ पे, क्वांटम क्या है भाई? वेल, वायर, और वेल तो कुआं होता, वायर तो आप समझ रहे हो, वायर वायर, अरे इलेक्ट्रिसिटी वायर ही देख लो, है ना। और डॉट आप समझते हो, जैसे इंक का एक डॉट होता है ना, इंक की स्याही जो होती है ना, एक डॉट गिर जाता है तो डॉट टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, वो डॉट होता है। स्ट्रक्चर दिखाता हूं जो मैं आपको कह रहा था। क्वांटम का मतलब एक्चुअल में छोटे से छोटे साइज के लिए टर्म का यूज किया जाता है क्वांटम। कभी कोई पूछे क्वांटम क्या है तो कहते हैं ना, एक सबसे छोटे साइज के पार्टिकल को हम एक्चुअल में क्वांटम बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट तरीका है किसी को समझाने के लिए। तो क्वांटम इज स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल्स, बस सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल के लिए जिस टर्म का यूज होता है उसे हम क्वांटम शब्द कहते हैं। ये आगे से ध्यान रखना, जितने भी नॉन साइंस वाले हैं और साइंस वाले भी बड़े बेसिक तरीके से समझ लो, ये सब बहुत ही आसान सी चीज़ें। इनको साइंस एंड टेक के नैनो टेक्नोलॉजी में मैं आपको पढ़ाता हूँ बहुत बढ़िया से। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें किसने बनाई? साइंटिस्ट ने बनाई। कहाँ बनाई? प्रयोगशाला में बनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक बल्क स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी कोई चीज है, 3 बड़े बड़े डायमेंशन है, देखना है ना। ये डायमेंशन है x बहुत बड़ा, ये डायमेंशन है y बहुत बड़ा, ये डायमेंशन z है, ये भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये पिक्चर इस तरह से लिया गया, लग रहा है z छोटा नहीं, सारे बड़े 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 हैं। बल्क मतलब एक बड़े साइज का कोई क्रिएचर है जिसमें 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर एक डायमेंशन को हम नैनो रेंज कर दें, मतलब ये देखो,
हमने क्या किया, ये जो y है ना इसको नैनो रेंज कर दिया, लेकिन x देखो काफी बड़ा है और z जो है वो काफी बड़ा है। इसका मतलब यहां सिर्फ एक डायमेंशन को हमने नैनो रेंज कर दिया, दो एज इट इज रहने दिया, तो इसका शेप एक कुएं की तरह, क्वांटम वेल की तरह हो जाता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, मुझे ही लगता है कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत है, आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। और अगर मैं टू डायमेंशंस को इस स्ट्रक्चर में से, टू डायमेंशन को इस स्ट्रक्चर में, एक डायमेंशन मैंने ये किया है ना, एक को मैंने नैनो रेंज कर दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर हो क्वांटम वेल हुआ। अगर मैं दो को नैनो रेंज कर दूं, तो यहां किसको नैनो रेंज किया गया, y को। यहां पर देखो, यहां पर y तो पहले ही नैनो रेंज हो चुका था, y यहां पर नैनो रेंज हो चुका था, x को मैंने यहां पर नैनो रेंज कर लिया है ना, यानी यहां पर x और y दोनों को नैनो रेंज कर दिया। लेकिन z जो है, ये देखो z जो है वो काफी लंबा है, z जो है वो काफी लंबा है, ठीक है। अब इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो वायर नुमा शेप बनता है, इसको हम क्वांटम वायर कहते हैं। अब अगर बताओ, अगर हम इस जेड वाले को भी नैनो करके छोटा करके इतना कर दें, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही आता है। ये देखो, यहाँ x छोटा, यहाँ y छोटा और यहाँ z छोटा, तो यहाँ पर तीनों के तीनों को मैंने नैनो रेंज कर दिया, x y और z को। तो शेप क्या हो गया, एक बिल्कुल इसके अंदर एक डॉट टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा और तीनों तरफ से x y z एक ही तरह के शेप आ जाएंगे। अब मेरे ख्याल से किसी भी विद्यार्थी को यह समझाने में दिक्कत नहीं होने वाली। ये तीनों चीजें वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया, हवाबाजी नहीं है। और वैसे भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी मैंने आपको पीछे भी बोला, टेक्नोलॉजी वो चीज होती है जो ह्यूमन द्वारा ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, यानी मानव द्वारा मानव के कल्याण के लिए बनाई जाती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भगवान ने कुछ भी किया धरा नहीं, हम सब भगवान को मानते हैं, ईशा, अल्लाह, खुदा, गुरु नानक देव, है ना, सबको, ईसा मसीह, सबको मानते हैं हम लोग, है ना, जो है अलग अलग। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये सारी चीजें ह्यूमन ने बनाई हैं और इन सबके अलग अलग एप्लीकेशंस है, लेकिन हमें किसी और चीज पे बात ही नहीं करनी, हमें बात इस पर करनी है, क्योंकि हमारा नोबेल प्राइज इस पर है दोस्त। हम क्यों आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी कर कर आपको विद्वान बनाए, आप सिर्फ उतना ही जितना आपका काम चल जाए। अब आपको समझ में आ गया, हाँ सर अब समझ में आ गया। अब आप कहना ये चाह रहे थे कि सारे के सारे डायमेंशंस नैनो रेंज के, यानी 1 to 10 नैनोमीटर के रेंज में। अब पता है, अलग अलग साइज के जो क्वांटम डॉट्स पार्टिकल जो मटेरियल बनाए गए लैब में, उनके अलग अलग बिहेवियर होते हैं। अब उन्हीं बिहेवियर्स को लेकर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और क्वांटम शब्द क्यों यूज किया गया, क्योंकि क्वांटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल। अब बताओ, नैनोमीटर के रेंज पे जाकर आप स्टडी कर रहे हो, है ना, और आपको पता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। सोचो कितने कम छोटे सेगमेंट्स की बात हो रही है, तो ये क्वांटम ही तो हुआ, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल के बिहेवियर की बात की जा रही है। बात करेंगे अभी हम लोग, क्वांटम मैकेनिक्स पे जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटेशंस पे जाएंगे, क्वांटम सुप्रीमेसी पे जाएंगे, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, रुको अभी क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर भी जाएंगे। 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी है, हवाबाजी नहीं करेंगे, रुको अभी, ठीक है, रुको अभी, अब इधर आओ। ओके, अब बात करते हैं भाई क्वांटम डॉट्स के क्या क्या इफेक्ट है। ठीक है, उन्हीं के इफेक्ट देखने वाले हैं, स्मॉलेस्ट साइज के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनके जो बिहेवियर होते हैं उनकी स्टडी को करने वाले हैं। और इसमें आपको क्वांटम डॉट्स के अंदर आपको क्या दिखेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, है ना, विद इन अ लिमिटेड स्पेस, और अपने बिहेवियर को शो करते हैं। और इनका बहुत सारा अलग अलग बिहेवियर है, आपको लिए चलते हैं, सीधा आपको एक्सपेरिमेंट पे लिए चलते हैं। नोबेल प्राइज उसके लिए खास तौर से दिया गया है। क्वांटम डॉट्स, सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, सिर्फ बस लीबाबोदी करनी है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। एग्जिबिट साइज और कंपोजिशन डिपेंड ऑन ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको भी मैंने बोला क्वांटम एलईडी, तो क्वांटम एलईडी क्या है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो है। इसको अलावा क्वांटम डॉट्स वगैरह को बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटे रेंज का होता है, 1 से 10 नैनोमीटर, सब पता है मेरे बच्चों को, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सब पता है मेरे बच्चों को, है ना। अच्छा, इस क्वांटम अगर डॉट्स पार्ट की साइज बदल दे तो उनसे पास होने वाला कलर जो होता है ना, उसमें वेरिएशंस आते हैं, जो आउटपुट कलर्स आते हैं। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट में समझा देता हूँ, आगे देखो कैसे। तो स्मॉलेस्ट क्वांटम जो होता है ब्लू लाइट्स होता है, और जो लार्जर क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, मतलब 1 से 10 नैनोमीटर में जो छोटे साइज वाले होते हैं, उनसे जब लाइट पास होती है उन डॉट से, तो ब्लू कलर आता है। और जो बड़े वाले पास होते हैं उनसे जो होता है येलो और रेड आता है। ये चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बड़ा अनोखा एक रिसर्च है, इस पर मैं आपसे बात करता हूँ, घबराइएगा नहीं। ये देखो, यहाँ पर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है। 1 से 10 नैनोमीटर के रेंज में क्वांटम डॉट्स, और सारे के सारे डायमेंशन सेम तरह के। तो यहाँ देखो 2 नैनोमीटर है सबसे छोटा, यहाँ देखो 7 नैनोमीटर है। क्या दिख रहा है, छोटे साइज का पार्टिकल है तो कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू कलर का, और बड़े साइज का आ रहा है तो क्या आ रहा है, येलो और रेड कलर का। यही तो पीछे लिखा था, यही एक्सपेरिमेंट है। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाता हूँ इस पिक्चर के द्वारा। ये देखो, और ये आपको सारी चीज़ें प्रूफ कर देगा एक्चुअल में कहानी क्या है। देखो,
ऐसा है, आपने लैब के अंदर अलग अलग साइज के क्वांटम डॉट्स पार्टिकल बना लिए, बहुत बढ़िया। ये मान लो 2 नैनोमीटर का है, ये मान लो बच्चा 7 नैनोमीटर का है, समझने के लिए। ये मान लो 2 नैनोमीटर का है और ये मान लो 7 नैनोमीटर का है, समझने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आती होंगी ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये समझ में आता होगा। और ये भी आपको समझ में आता होगा कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है, कि मेरे बच्चे पूरी तरह से डंप नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल बच्चे हैं और बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये सच में डिजर्विंग बच्चे हैं, ठीक है, जो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे सुन रहे हैं। और ये आप भी समझते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंसेप्ट पार्ट पे फोकस किया था, नहीं तो फैक्ट होता तो अब तक तो आपको पता है कि क्वांटम डॉट्स खत्म हो चुका होता, ठीक है। और शायद 11 अलग अलग वीडियोस बनाकर क्लास को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो चुके होते और शायद 2-3 घंटे 4 घंटे की क्लास में समेट दिया होता मैं, ठीक है। आप जरा समझना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, शुद्ध हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो ऐसा है कि इसके अंदर गैप ज़्यादा है, सॉरी कम है, इसके अंदर गैप है ज़्यादा है, यानी इसके अंदर जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका वेवलेंथ, ये देखो इसका वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, किसी एक ऑसिलेशन में जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या कहते हैं, लैम्डा वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ कोई वेव जो ट्रेवल करती है उसका एक ऑसिलेशन में देखो, है ना, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ये देखो उसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है, ठीक है। अब देखो, और कम वेवलेंथ है, अगर कम वेवलेंथ है यानी वेवलेंथ जो है कम है, ऐसे कैसे फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी, है ना। और यहां पर क्या है, यहां पर वेवलेंथ जो है क्या है, यहां पर वेवलेंथ क्या है, यहां पर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, कम है। अब एक बात बताओ, आप हमको एक बात बता दो बस सीधा सीधा, है ना, आपने VIBGYOR सुना होगा, विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR, थोड़ी सी फिजिक्स पे ले जाते हैं। आप मुझे बताओ इनमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो रेड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए खतरे का निशान रेड कलर का होता है क्योंकि काफ़ी दूर तक जाता है, ठीक है। वेवलेंथ ही नहीं, उसका एक कारण स्कैटरिंग भी है, सबसे बड़ा कारण स्कैटरिंग ही है। और वहीं पर जो वायलेट जो इंडिगो, ब्लू और ये सारे कलर देख रहे हैं आप, ये वाले, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ काफ़ी कम होता है। अब आप खुद देखो, अगर इनका वेवलेंथ ज़्यादा है तो कलर कौन सा मिलेगा, ऑफकोर्स रेड मिलेगा। थोड़ा कम है तो कौन सा मिलेगा, येलो मिलेगा। थोड़ा कम है तो क्या मिलेगा, देखो, है ना, धीरे धीरे आपको फिर ग्रीन मिलेगा। और थोड़ा कम है तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा। तो वही कंसेप्ट तो आपको दिख रहा है, कुछ और थोड़ी ना दिख रहा है। लेकिन सोचो ये चीज लैब में बनाई गई साइंटिस्ट ने। अब ये क्वांटम डॉट्स, यहां देखो लिखा हुआ है क्वांटम डॉट्स एब्जॉर्ब लाइट्स, यहां देखो एक बल्ब है जो एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाया जा रहा है, और अलग अलग साइज के क्वांटम डॉट्स पार्टिकल लगती है। मान लो ये 2 नैनोमीटर का है, 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 7 का है। हर ये बल्ब का एक ही रोशनी इन सारे अलग अलग क्वांटम डॉट्स पार्टिकल से निकलती है, तो देखो सबका कलर वेरिएशंस बदल जाता है। ये है नोबेल प्राइज, ये है क्वांटम डॉट पार्टिकल। अब सोचो इसी तरह के क्वांटम डॉट्स पार्टिकल को अगर हम क्वांटम एलईडी टीवी के अंदर डाल दें, ये वो एलईडी टीवी है जिसको ओलेड से भी ज्यादा बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल क्या मतलब और बेटर टीवी माना जाता है। अब क्यूलेट जो टेलीविजन है मार्केट में वो क्या है भैया, क्यूलेट टेलीविजन के अंदर इसी तरह के क्वांटम डॉट्स पार्टिकल का यूज किया गया है सिंपल तरीके से, ठीक है। और ये टीवी आपको बताऊं तो यहां जो इमेज आती है पूरी तरह से ऐसा कहते हैं, यहां पर इमेज जो होती है वो नेचुरल इमेज आती है। यहाँ पर एकदम वैसी इमेज आती है जैसे आप किसी जगह पर जाकर कोई सीनरी देख रहे होते हैं। मान लो मैं ऊटी गया और ऊटी में जैसा मुझे पहाड़ और बादल दिख रहे हैं, एग्जैक्टली जो मुझे आंख से दिखता है बच्चा, बिल्कुल इस तरह की स्क्रीन आपको उसी तरह की टेलीविजन पे अपीयरेंस आता है कि लुक लाइक एज अ नेचुरल टाइप ऑफ इमेजेस। तो ये है आपका एक्चुअल में क्यूलेड। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को कुछ बताने की जरूरत है और आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, है ना, इंटरेस्टिंग चीज़। अब अगर हम बात करें तो क्वांटम डॉट्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो क्वांटम डॉट्स को हर सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं और यहाँ आपके सामने एक मैंने दिखाने की कोशिश भी की है। इसके पोटेंशियल एप्लीकेशन पे अगर हम जाएं तो क्वांटम डॉट्स का तो कई जगह यूज़ कर सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर्स जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाए जाते हैं, सोलर सेल्स फोटोवोल्टाइक्स में, एलईडी में मैंने आपको बोल ही दिया क्यूलेड स्क्रीन के लिए बेहतरीन है, लेजर सिंगल फोटोन सोर्सेज, सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन, इतना नहीं जानना,
क्वांटम कंप्यूटिंग्स में इस तरह के डॉट्स का यूज कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी के रिसर्च में भी, माइक्रोस्कोपी में भी, मेडिकल इमेजिंग वगैरह में भी, कैंसर वेंसर सेल को आइडेंटिफाई करने में भी इसका काफ़ी हेल्प लिया जा सकता है। तो ये कह लो इसके इन्फिनाइट हेल्प हो सकते हैं कमिंग भविष्य में, और ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं क्वांटम डॉट्स को लेकर। और ये नोबेल प्राइज़ थोड़ा डिले हो गया, जबकि ये चीज़ और पहले होनी थी। अब आप बोलोगे सर क्वांटम वेल क्वांटम वायर उसकी ज़रूरत नहीं है, आप क्वांटम डॉट्स तक ही सीमित रखें। नोबेल प्राइज़ मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप में से हर किसी को अब क्वांटम डॉट्स को समझने में दिक्कत नहीं होने वाली, और ये कोई करंट अफेयर्स का विषय नहीं है। जो काफ़ी लोगों को गुस्सा आता है, नीचे लिखते भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ स्टैटिक है। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स में फिर चर्चा का विषय रहा, जो कि 40 साल पहले की चीज़ के लिए इस साल का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। चलिए आपको अगले नोबेल प्राइज की तरफ लिए चलते हैं। अगला नोबेल प्राइज है फिजिक्स 2023 का। थैंक गॉड यहाँ 20 नहीं लिखा है, 23 ही लिखा है। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है, बहुत ही स्मॉल लेवल पर ये भी स्टडी की गई है, एटॉमिक लेवल पर भी, और एटॉमिक के भी छोटे से छोटे साइज के लेवल पर स्टडी करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। आपको लिए चलते हैं क्या है ये नोबेल प्राइज, धीरे धीरे बात करते हैं। 2023 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो एक्चुअल में जिस टॉपिक पर दिया गया वो है अट्टोसेकंड। आज तक समय की इतनी छोटी यूनिट्स तक की स्टडी संभव नहीं थी। आज तक समय की सबसे छोटी यूनिट जहां तक स्टडी हो रही थी वो यूनिट था फेम्टोसेकंड 10⁻⁻15 सेकंड। लेकिन अब हम जाकर उससे भी छोटे समय की स्टडी कर सकते हैं, जिसका नाम है अट्टोसेकंड 10⁻18 सेकंड तक की स्टडी भी संभव हो सकती है। और जब इस लेवल पे इतने कम से कम समय तक की स्टडी कर सकते हैं, तो यहां तक कि जब कोई एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़कर बॉन्डिंग बनाकर कोई कंपाउंड बनाता है, कितनी तेजी से और कितने कम समय में काम होता है, उन सब की स्टडी भी कर पाना संभव होगा। तो सर ये तो फिर तो एक चमत्कार हो सकता है। क्यों नहीं चमत्कार हो सकता है? इंस्टेंट समय में होने वाले जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, जो आपको समझ नहीं आ सकती थी आसानी से, उन चीज़ों की स्टडी भी उतने समय में की जा पानी अब संभव हो सकी है विद द हेल्प ऑफ अट्टोसेकंड, जो कि इस बार के न्यूज़ में रहा है। क्या है ये चीज़, चलिए बात करते हैं। 2023 में जिन जिन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया आपके सामने है, अगोस्तिनी, क्राउस्ट और एल हुलियर। और ये एल हुलियर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक लेडी है जिसको नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला है। कुल मिलाकर आज तक पांचवी बार ऐसा है किसी फीमेल को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो विमेन एम्पावरमेंट की बात अगर होती है तो एल हुलियर से बेटर कोई एग्जाम्पल आपको देने के लिए वर्तमान समय में मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट डायनेमिक ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब अल्ट्रा फास्ट चीजों की स्टडी करने के लिए तो समय की ही बात हो रही है ना, तो हम किस लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं? अट्टोसेकंड पे बात कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो अल्ट्रा फास्ट इवेंट होता है एटम्स और सब एटॉमिक स्केल्स पर, उसकी स्टडी करना संभव हो पाता है। मैंने भी बोला बॉन्डिंग्स कितनी तेजी से जुड़ती हैं, कंपाउंड्स कितनी तेजी से मिलता है, या फिर चीनी कितनी तेजी से पानी में घुलता है। एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं, ये सारी चीजों की स्टडी अट्टोसेकंड्स के लेवल पर जाकर हो पाना अब संभव है। ठीक है ना, माइन्यूट लेवल्स पे क्या क्या चीज़ें होती है। थोड़े से इनके अचीवमेंट्स वगैरह पे बात करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे देखिएगा, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए आप रवि अग्रवाल सर की क्लास में हैं। ठीक है, और रवि अग्रवाल सर का मतलब होता है कि विषय को समझना है। ठीक है, विषय को समझना है, क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ पीटी के बच्चे हैं, आप मेरे लिए इंटरव्यूज देकर और इंटरव्यू फोड़ के आने वाले बच्चे हैं। जब इंटरव्यूअर आपके सामने पूछ रहा होगा क्वेश्चंस, तो ये कंसेप्ट ही होगा जो आपको वहां जवाब दे रहा होगा। फैक्ट्स के बेस पर आप कभी भी किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सकते और आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं। फैक्ट्स तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, और यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर फैक्ट्स होता ही नहीं है। इसीलिए जो बच्चे मुझे सुनकर जाते हैं, हो सकता है आपको लगे मैं तारीफ कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और जो बच्चे सिर्फ फैक्चुअल डेटा को यूट्यूब पे जाकर रट रहे होते हैं, उनके बस में टॉपिक्स करना आसान नहीं होता। उनको लगता है यूपीएससी ने क्वेश्चन का पेपर बदल दिया है, और हर साल बच्चों को लगता है कि पैटर्न बदल दिया। और कुछ लोग तो 6 साल से 6 अटेम्प्ट हो चुका, और ये कहते कहते उनको सुनता हुआ मैं थक चुका हूँ कि इस बार यूपीएससी ने पैटर्न बदल दिया। आपको पहले से पता होना चाहिए, ये यूपीएससी का नेचर है। यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता है। मैच्योर बच्चों के साथ ये दिक्कतें नहीं होती हैं। ठीक है, यहां तक कि विद्यार्थी तो छोड़ो, एग्जाम्स होने के बाद अध्यापकों का भी ये कहना होता है यूट्यूब पर आकर कि इस बार यूपीएससी ने पैटर्न बदल दिया है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता है, और मैच्योर लोगों के लिए ही यूपीएससी है, चाहे वो अध्यापक हो चाहे वो विद्यार्थी हो। मैं अपने बारे में भी बात करता हूँ। ठीक है, विषय को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसे रटना। जिन लोगों को दिया गया वो आपके सामने है। ठीक है, अब देखो अट्टोसेकंड जो पल्सेस होती हैं, जो लाइट्स की होती हैं, है ना,
प्रकाश की, वो हो सकती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर पाना अब संभव होगा। बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हम चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। प्रिसाइज तो आप समझ ही रहे हैं, वर्ड इटसेल्फ डिफाइंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो बहुत ही रैपिड मूवमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस आसानी से स्टडी कर पाना संभव होता है। यहाँ पर जो भी चेंजेस होते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूल लेवल पर, है ना, जिनको हम अटो सेकेंड टाइम स्केल पर जाकर स्टडी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें संभव। फिलहाल देखो, आप में से किसी भी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड शुरुआत की 2 मिनट में मैंने बना दिया है। अब तो बस लग रहा हुआ है खाना पूर्ति हो रही है, हाँ सर चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप बस उसके एप्लीकेशन ऐड ऑन कर रहे हैं। डेफिनेटली हाई स्पीड फोटोग्राफी, इंस्टेंट समय में, मतलब एक सेकेंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी इंस्टेंट टाइम पीरियड्स की फोटोग्राफी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का कि जैसे मान लो कि गार्ड पार्टिकल को ढूंढने के लिए, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, हाँ हो सकता है, गार्ड पार्टिकल को ढूंढने के लिए जो एलाइस, एटलस, सीएमएस और एलएससीबी करके जो डिटेक्टर्स लगाए गए थे सर्न एक्सपेरिमेंट में, जो स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा में जो गार्ड पार्टिकल को ढूंढने का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहाँ पर भी कुछ इस लेवल पे जाकर हम एंटी मैटर्स की स्टडी कर सकते हैं, गार्ड पार्टिकल स्टडी कर सकते हैं। तो हो सकता है भविष्य में इनमें और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिसर्च संभव हो सके। इसके अलावा आप ह्यूमन आई की जो क्षमता है, जो नहीं देख सकती, उससे ज़्यादा क्षमता की चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। इट्स जस्ट एन अनदर एप्लीकेशन जो आपको समझ में आ रहा होगा। हिस्टोरिक अचीवमेंट में मैंने आपको इस शख्स का नाम बोला था, एल हुलियर्स, जो कि एक वुमेन है और नोबेल प्राइज़ 1901 से लेकर अगर देखा जाए तो 5वीं बार किसी फीमेल को दिया गया। इट्स वेरी गुड। ऑटो सेकेंड जो है उसका एप्लीकेशन हर सेक्टर में हो सकता है। उसको अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, हर सेक्टर में इसको बड़े लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि कैंसर थेरेपी वगैरह के रिसर्च में भी ऐसा कहते हैं कि मेडिकल डायग्नोस्ट वगैरह करने में ये काफ़ी बड़े लेवल पर, है ना, आगे उभर कर आने वाला इस तरह की स्टडीज़। एप्लीकेशंस में और भी चीज़ें हटो सेकंड में एक बार रूबरू हो लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी 1 2 3 करके ऑप्शंस में जाता है, सो रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इमेंस पोटेंशियल अक्रॉस द वेरियस साइंटिफिक डोमेन्स, वो आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन में उसकी स्टडी होती है, कैंसर थेरेपी में होता है, चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाई इमेज वगैरह, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को आइडेंटिफाई कर पाना स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी आसान है। बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में भी एक अच्छे रिजल्ट्स आने वाले। भी मैं गार्ड पार्टिकल की बात कर रहा था, तो गार्ड पार्टिकल जिसकी वजह से हर चीज़ों में मास आता है, ठीक है। एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी फास्टर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का फ्लो वगैरह स्टडी कर पाना काफ़ी संभव हो पाएगा। यानी कंप्यूटिंग्स और टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी एक रेवोल्यूशन आ सकता है इन यूनिट्स के लेवल पर स्टडी कर कर। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन्स या नोबेल प्राइज़ ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी 2023। दोनों का मतलब एक ही होता है, एक ही डिसिप्लिन में दिए जाते हैं इन दोनों को, कभी मेडिसिन्स कभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ लिखते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना, इसलिए जानकर मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं, नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजियोलॉजी या ह्यूमन मेडिसिन या मेडिसिन्स, ऐसे कुछ एक ही चीज़ है। और आपको बताऊँ तो कोविड-19 के केस में जो चीज़ पूरी दुनिया के लिए वरदान सिद्ध हुई थी, जिसका नाम है mRNA वैक्सीन्स, एक्चुअल में उसी स्टडी के लिए, उसी रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दिखाऊंगा mRNA वैक्सीन्स क्या होते हैं, कैसी चीज़ें बनती हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिए चलूँगा, रुकिएगा थोड़ा। नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में अगर देखें तो जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया, पहले उन शख्स के बारे में जान लेते हैं, वो लोग कौन है, उनका नाम जान लेते हैं। फिलहाल यूपीएससी में मैंने ये देखा है कि 2011 से लेकर आज तक जो नया पैटर्न यूपीएससी के प्रीलिम्स का चल रहा है, उसमें कभी भी यूपीएससी ने वैज्ञानिकों के नाम नहीं पूछे हैं। तो जो लोग रट रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यही चीज़ होती है, क्वेश्चन पेपर ना देखने से आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि किताब जो है मार्केट में जो है साइंस एंड टेक की मैकग्रा हिल वाली, वो पढ़ लीजिए। कम से कम टॉपिक मत, क्वेश्चन सब्जेक्ट मत पढ़िए, क्वेश्चन पेपर ही ले लीजिए। किसी दोस्त से बोलिए, वो आपको फोटो करके भेज देगा, आपकी आंख खुल जाएगी कि इन चीज़ों को कभी क्यों नहीं समझा गया और कितना आसान है यूपीएससी निकालना अगर हम इन विषय को ठीक से समझ लें। और साइंस टेक और इन्वायरमेंट दोनों ऐसा है जहाँ पर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मुश्किल से 10 दिन 15 दिन में ये सिलेबस खत्म कर दिया जाता है। मुश्किल से 50 घंटे 60 घंटे के अंदर साइंस टेक खत्म कर दिया जाता है और पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट साल भर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ही पढ़ाती है, सोशल इशू ही पढ़ाती है। और जबकि साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, जो मैं खुल कर बोलता हूँ। और ये 30 से 35 क्वेश्चन ही जो कि होती है सबसे ज़्यादा कांस्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी आप देखो तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की मिलती है, लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी नहीं आती। अगर साइंस से भी एनसीईआरटी आती है तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की आती है, और यूपीएससी फोकस करता है टेक्नोलॉजी।
उसी तरह इन्वायरमेंट में भी देखिए तो कोई प्योर इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी नहीं आती है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी थोड़े बहुत 2-4 चैप्टर हैं जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हैं, वो भी उस लेवल का यूपीएससी देता ही नहीं है। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट्स में अनलिमिटेड चीज़ें भी हैं, ठीक है। और साइंस एटेक में तो पहले कुछ भी नहीं था, मैंने थोड़ी कोशिश की भी है थोड़ी बेटर करने के लिए। इन्वायरमेंट में फिर भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर दिखाते नहीं आपको, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चन पेपर देखो, आँख खुल जाता है। और प्रीलिम्स में आप सबको बार बार मैंने बोला है कि प्रीलिम्स में कभी भी यूपीएससी ने सिलेबस नहीं लिखा है। अगर आपने सिलेबस देखा होता तो आप समझ जाते उन्होंने सिर्फ इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जनरल साइंस ऐसे कर करके विषयों के नाम लिखे हैं। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा लोचा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो सोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, और ये नहीं पता विद्यार्थियों को कौन सा क्या पढ़ें। 10 टॉपर 10 तरह की बातें करते हैं, 5 टीचर 5 तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मैं मानता हूँ ये नए बच्चे उनके साथ ज़्यादा हो रहा होता है, जो अटैम्प्ट दे रहे होते हैं उनका दिमाग खुल रहा होता है कि क्या गलतियाँ कर रहे थे। अगर वो चीज़ें आपको शुरू में समझ में आ जाएँ तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली, शायद आपका पहले टाइम में ही चीज़ें निकल जाए। क्वेश्चन पेपर देखिएगा, इसलिए मैंने बोला कभी भी वैज्ञानिकों के नाम नहीं पूछे जाते। कैटलिन कारिको और दूसरा है वीजमान, इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। किस लिए दिया गया भाई? जो मैसेंजर आरएनए है उसके जो बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं, जो न्यूक्लियोसाइड बेसेस होती हैं, आपको बताऊंगा AGCU करके जो बेसिस होते हैं, mRNA का एक यूनिक सीक्वेंसेस होता है, उसको डेवलप करने के लिए जो विभिन्न तरह के वैक्सीन्स के निर्माण में कारगर सिद्ध हो सकता है, और कोविड-19 में खास तौर से आपने सुना है। और देखिएगा mRNA का काफ़ी यूज़ रहा है कोविड-19 के केस में, पैंडमिक को लेकर। उसके बाद इस चीज़ को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। फिलहाल ये एक चैलेंज है कि इन विट्रो तरीके से कैसे हम मैसेंजर आरएनए को बनाते हैं जो खास तौर से कोविड वायरस को किल करता है। अब इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियल का मतलब जो लैब के अंदर जो मैसेंजर आरएनए बनाया जा रहा है उसके बारे में बात हो रही है। वैसे मैसेंजर आरएनए नेचुरली भी हमारे बॉडी के अंदर बनता है, आपको समझाता हूँ मैं धीरे धीरे। सो नेचुरल आरएनए भी मैमल्स के सेल के अंदर बनते हैं, वो आपके सामने लिखा हुआ है। और केमिकल मॉडिफिकेशंस वगैरह भी हम लैब के अंदर मैसेंजर आरएनए के कर सकते हैं, ठीक है। बेस मॉडिफिकेशन जो मैसेंजर आरएनए का जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को कम कर देता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज वही होते हैं जब शरीर के अंदर कोई रिएक्शन शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर रिपेयरिंग खत्म होने लगती है, शरीर के अंदर साइड इफेक्ट होना शुरू होता है, वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको कुछ समझाने की कोशिश की गई है कर्टसी ऑफ नोबेल प्राइज, जो इमेजेस आपको दिख जाएंगे। ये अनमॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस लाते हैं, जिसकी मदद से आपके शरीर में डिफरेंट तरह की समस्या होती है। लेकिन कहीं पर हम इनका मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आने बंद हो जाते हैं। अब ये मॉडिफिकेशन किस लेवल पे करते हैं, क्या क्या करते हैं, इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म्स में आपको समझाता हूँ कुछ पिक्चर के थ्रू। लेकिन उस पिक्चर पर जाने के पहले मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना होगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि आप रवि सर की क्लास में हैं, आप रवि अग्रणी सर की क्लास में, यानी आपको कंसेप्ट्स पे ध्यान ज़्यादा देना है, ना कि फैक्ट्स पर, ठीक है। आइए अब देखिए, वैक्सीन जो बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक्स था, वो वैक्सीन्स ऐसे होते थे जो किसी प्रोटीन या वेक्टर वाले हुआ करते थे, या पूरा वायरस ही एक तरह से ऐसा होता था जो लार्ज स्केल कल्चर करके बॉडी के अंदर मतलब डेवलप करके दिया जाता है। लेकिन हाँ, कोविड-19 के बाद, मतलब जब बीमारी आ गई उसके बाद जो वैक्सीन्स बने, उसमें आता है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन का नाम, जो कि बड़ा पॉपुलर होता है। मुझे नहीं बताना आपको पीछे चलकर कि पहले कौन कौन से वैक्सीन्स बनाने के तरीके थे, ठीक है। जबकि यूपीएससी ने अभी पूछा है कि वैक्सीन्स के कौन कौन से तरीके हैं, क्योंकि जब कोविड की बीमारी जब हुई थी तो वहाँ पर मेंस में 2022 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि कौन कौन से तरीके हैं जो वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ में लाए गए हैं कोविड के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ रिकॉम्बिनेंट वाले तरीके थे जो एडिनो वायरस का यूज़ किया गया। 2 तरीके थे। एक तो आपको देखो, एक तो इंडिया में जो वैक्सीन्स लगाई गई उसी के रिस्पेक्ट में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है, और इंडिया में 3 ही वैक्सीन्स हैं जो लगे थे, आपको पता होगा। एक तो कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड, और तीसरा बच्चा जो कि स्पुतनिक है जो रशिया से लिया गया था। तो 3 के बारे में आप बता दो, मतलब मैं आपके मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, 2022 के मेंस की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से तरीके थे। और एक उसमें से मैसेंजर आरएनए वैक्सीन था, ठीक है। उनमें से एक कौन सा वैक्सीन था? उनमें से एक वैक्सीन जो था वो मैसेंजर आरएनए का वैक्सीन था। अब जरा समझना, ठीक है, इधर देखो इन चीज़ों को, ठीक है। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन में बनता कैसे है, इसकी पूरी की पूरी कहानी आपको समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड पर लिए चलूंगा। ये पूरा मैसेंजर आरएनए वैक्सीन का कंसेप्ट है और आसानी से आप समझ सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक देखो, थोड़ा सा बेसिक समझो, फिर आपको समझाता हूँ कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन क्या है। देखो बच्चा, ऐसा होता है कि हम सब डीएनए, हम सब जब बनते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्रोमोसोम्स आते हैं जो मम्मा पापा से आते हैं। ये सबको पता है क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो मम्मा और पापा से आते हैं।
इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। आपको पता है 23 क्रोमोसोम हमारे फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम हम सबको हमारी मम्मा से मिलते हैं। एवरीबडी नो इट वेरी वेल, ठीक है। और इस तरह जाके कुल 46 क्रोमोसोम होता है और 46 क्रोमोसोम में कुल 46 डीएनए होता है। इसका कंसेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, क्योंकि एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है। बायोटेक वाला लेक्चर अगर आपने सुना होगा तो आपको क्लियर हो रहा होगा। पता बच्चा, यही डीएनए धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। मतलब हम जब अपनी मम्मा की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं तो जाइगोट यानी एक सेल जो बनता है, ये मान लो ये जाइगोट ही है, और एक जाइगोट के अंदर कुल कितने डीएनए होते हैं वो आपको समझ में आ गया। कुल मिलाकर 46 डीएनए होते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेट करते हैं और नंबर ऑफ डीएनए बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशंस। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चा रेप्लिकेशन। गॉट इट? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। फिर यही जो डीएनए होता है, यही जो डीएनए होता है आगे चलकर आरएनए बनाता है। और इस प्रोसेस को, अच्छा आरएनए बनाता है, इस प्रोसेस को एक्चुअल में हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो व्हाट वी आर कॉलिंग देम, इनको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। फिर यही आरएनए आगे चलकर बहुत सारे डिफरेंट तरह के आरएनए बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एक्चुअल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं, है ना। ये आरएनए जो इस तरह के आरएनए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के बाद जो चीज होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शंस। अब क्या होता है जानते हो, यही मैसेंजर आरएनए जो है, स्पेशली जो मैसेंजर आरएनए है, ये जाता है और प्रोटीन बनाता है। समझना, यही जाता है और प्रोटीन बनाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। और आपको पता है जब हम 3 किलोग्राम के बच्चे बनकर मम्मा की बॉडी के बाहर आते हैं, वो 3 किलोग्राम का एक प्रोटीन ही होता है जो शरीर से बाहर निकलता है। और आप सबको पता है हम सबको अपनी मम्मा की बॉडी मिलती है, चाहे एज अ बॉय बॉर्न होते हैं, एज अ गर्ल बॉर्न होते हैं। सोचो, इमेजिन करो कितना इमोशनल सा होता है ना, मम्मा का बॉडी का 3 kg निकल कर बाहर निकल आता है, वो हम होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग। यानी हम सबको हमारा शरीर जो मिलता है वो हमारी मम्मा से मिलता है ना। कभी सोचना। अब जरा समझना, जो मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन बनाता है उसमें राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में, लेकिन प्रोटीन एक्चुअल में मैसेंजर आरएनए ही बनाता है, उसकी हेल्प करता है राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए में। अब अगर एमआरएनए वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो इसी एमआरएनए की तो बात कर रहे हैं ना बच्चा। अब यही मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है। अब जैसे अगर मैं आपसे एक बात करूं, मान लो वायरस है, आपने कोविड वायरस के बारे में सुना होगा। कोविड वायरस, मान लो ये कोविड वायरस है, कोविड वायरस में आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और आपने सुना होगा उसके बाहर एक स्पाइक प्रोटीन होता है। क्या होता है? उसके बाहर एक स्पाइक प्रोटीन होता है ना। ये क्या होता है? स्पाइक प्रोटीन होता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोविड वायरस के शरीर में स्पाइक प्रोटीन अगर बनता है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा आरएनए है जो इसके शरीर के अंदर इस तरह का प्रोटीन बनाता है। और यही स्पाइक प्रोटीन के द्वारा यही वायरस जो होता है हमारे शरीर पे आता है। ये हमारा शरीर है और हमारे शरीर पे होता है ACE2 रिसेप्टर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ACE2 रिसेप्टर, है ना। ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है। इसी ACE2 रिसेप्टर पर जाके देखना, यूपीएससी ने 2022 में प्रीलिम्स में ACE2 रिसेप्टर पे क्वेश्चन पूछा है, 21-22 में। और इसी रिसेप्टर्स पे जाकर स्पाइक प्रोटीन जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है ना। ऐसे कुछ अटैच हो जाता है बच्चा, है ना। देखो, है ना, ये वायरस का जो होता है ये स्पाइक प्रोटीन जाके अटैच हो जाता है, ये अटैच हो जाता है या फिर उसके बाद वो एंटर करता है। अब एक बात बताओ, ये स्पाइक प्रोटीन भी जो वायरस बनाता है वो वायरस के अंदर उसका अपना आरएनए होता है जो बनाता है, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, समझो जरा, अब एक बात बताओ, है ना, ये बैकग्राउंड मैंने समझा है। अभी एक चीज और आपको बताता हूं। एक टर्म आता है इसे कहते हैं एंटीजन और दूसरा टर्म होता है इसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। तो एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं एंटीजन और दूसरा शब्द होता है एंटीबॉडी। समझ लो, एंटीजन कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी अगर पैथोजन, मान लो पैथोजन मतलब कोई डिजीज कॉजिंग करने वाला एजेंट, मान लो कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है जो हमारे शरीर के अंदर आता है, वो एक एंटीजन होता है। और अगर बताऊं तो ये भी कोई पैथोजन जो बैक्टीरिया वायरस होता है ये भी बना प्रोटीन का ही होता है बच्चा। किसका बना होता है? ये प्रोटीन का ही बना होता है। एंटीबॉडी क्या होती है? हमारे शरीर के जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, पीछे मैंने बात की है, तो वो हमारे बॉडी के एंटीबॉडी बनाते हैं। और एंटीबॉडी हमारे शरीर के प्रोटीन्स होते हैं। वो भी एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही होते हैं, एंटीजन भी प्रोटीन ही होता है। लेकिन एंटीबॉडी वो प्रोटीन होते हैं जो इन एंटीजन को मार देते हैं और हमारे शरीर को इन पैथोजन्स के अगेंस्ट में बचाते हैं, जिंदा रखते हैं। इस तरह से हमें इन्फेक्शंस नहीं होने पाता है। अब जरा समझो, ये वो बैकग्राउंड था जो आपको मुझे समझाना था, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, जिन्होंने मेरे से बायोटेक पढ़ा है, ठीक है। अब देखो इस बीमारी को समझने के लिए, अब इस पिक्चर को देखो और आप आसानी से समझ सकते हो दोस्त, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। इधर देखो होता क्या है, यहाँ पर आपको दिखाया गया, कोशिश की गई कि ये कोविड-19 वायरस है। एवरीबडी फोकस दिया चुपचाप, ठीक है, बिल्कुल इधर दिमाग नहीं,
ठीक है। और शॉर्टकट के लोग बिल्कुल मेरी क्लास छोड़ दें। मैं फिर कह रहा हूं, मैं शॉर्टकट वाला यूपीएससी का टीचर हूं ही नहीं, इसलिए मुझे आप देखो, मुझे फॉलो करने वाले लोग हमेशा कम मिलेंगे, क्योंकि आप जल्दीबाजी में हैं और रवि सर को थोड़ा टाइम लगता है सब्जेक्ट को संभालने में। अब देखो ये कोविड-19 वायरस है, ठीक है, कोविड-19 वायरस है। कोविड-19 वायरस में क्या है, ये आपको वायरस मिल गया, वायरस के अंदर क्या हो गया बच्चा, यहाँ पर वायरस के अंदर आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, और बाहर उसको मिल गया वायरस का स्पाइक प्रोटीन। इसको पहले किनारे कर दो, ये एक वायरस है कोविड-19 वायरस, इसको मैंने किनारे कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा मैसेंजर, मैंने नहीं भाई, जिन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता, उन साइंटिस्ट ने क्या किया, मैसेंजर आरएनए बनाया। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या, देखो मैसेंजर आरएनए इन्होंने लैब के अंदर बनाया। कहां बनाया, लैब के अंदर इन्होंने मैसेंजर आरएनए बनाया। और ये ऐसा मैसेंजर आरएनए है जो 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 वैक्सीन के फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। पता है ये ऐसा मैसेंजर आरएनए है, जो मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए है। जय भाई आप देखो, जैसे डीएनए होता है नेचुरल, वैसे सिंथेटिक आप लैब के अंदर बना सकते हैं। उसी तरह होता है एमआरएनए, नेचुरल एमआरएनए सिंथेटिक भी बना सकते हैं। मैंने बोला जो एमआरएनए जिस तरह का स्पाइक प्रोटीन बनाता है वायरस के अंदर, उस आरएनए को हमने लैब के अंदर बनाया। ध्यान देना, लैब के अंदर बनाया। और वही आरएनए जो स्पाइक प्रोटीन वाला होता है, जो पाया जाता है, उसकी वजह से वायरस के अंदर क्या बनता है, स्पाइक प्रोटीन। और वायरस हमारे शरीर के अंदर कैसे टच करता है, एंटर करता है, स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से ACE2 रिसेप्टर पर। ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, ठीक है, फालतू काम नहीं। इधर देखो, अब इसी वैक्सीन को हमने बनाकर रख दिया, ठीक है। अब इस वैक्सीन को उठाकर मानव को दे दिया, ह्यूमन को दे दिया। जैसे ही ह्यूमन को देते हैं, mRNA जो होता है वो मानव के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर वो mRNA एंटर कर जाता है, जो लैब के अंदर बनाया गया है, ठीक है ना। इसको भूल जाओ, mRNA हमने लैब में बनाया, इन साइंटिस्ट ने, और ये ऐसा आरएनए बनाया जो कि स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। तो जब ये आरएनए हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो हमारे सेल के बाहर क्या होगा, स्पाइक प्रोटीन बनाने लगेगा। ये देखो हमारे सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए एंटर किया। अब हमारे सेल के अंदर ये मैसेंजर आरएनए, ये देखो दो है, ये आरएनए समझाने के लिए, अब हमारे सेल पर स्पाइक प्रोटीन बनने लगा। अब आप बोलोगे सर स्पाइक प्रोटीन क्यों बना रहे हैं, रुको तो अभी। स्पाइक प्रोटीन जो होगा, जो कोविड-19 वायरस का बनने लगा, वो एक एंटीजन है। वो क्या है, वो एक एंटीजन है, वो एक प्रॉब्लम है। सुनो कैसे एंटीबॉडी डेवलप कर रहे हैं वैक्सीन का, है ना, एंटीजन है। अब क्या होगा, हमारा शरीर इस एंटीजन को मारने के लिए क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। ये शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हमारे शरीर के अंदर हेल्पर टी सेल्स होते हैं, टीएस सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। वो कोई भी एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। तो ये देखो वाई शेप का ये क्या दिख रहा है, एंटीबॉडी बन गया। अब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनकर तैयार है इस एंटीजन के विरुद्ध। समझ में आ गया। अब देखो, अगर मान लो कोविड वायरस एंटर किया, ये कोविड वायरस की एंट्री हमारे शरीर में हुई, सारा एंटीबॉडी हमारे ब्लड के अंदर फैला हुआ। आ भाई दुश्मन आ जा। अब जैसे ही दुश्मन आएगा, जो एंटीबॉडी है वो तुरंत जाएगा और इस सारे के सारे जो स्पाइक प्रोटीन है ना, उसको जाके उस वायरस को ही खत्म कर देगा। अब वायरस हमारे सेल के अंदर आकर अटैच कैसे करेगा, ACE2 रिसेप्टर से करेगा ही नहीं। और इस तरीके से अब हम बच गए। नीचे कमेंट जरूर लिखना अगर मैसेंजर ने वैक्सीन ठीक से समझ में आया तो। हमारे शरीर के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मैंने अभी आपको बोला था, जो भी एंटीजन शरीर के अंदर आता है उसके अगेंस्ट आपके हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है, आपके टीएस हेल्पर टी सेल्स वगैरह क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। तभी तो कोविड में कई लोगों के अंदर बना लिया, बच गए, कई लोगों के अंदर नहीं बनाया, कोविड हो गया। वो सारी चीज, उसी को तो हम प्रतिरोधकता कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं बच्चा। ये है पूरा का पूरा मैसेंजर है। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, और इससे बेहतरीन पिक्चर मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा मुझे समझाने के लिए। इससे आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, सारे स्टेप भी हैं, 1 2 3 4 5 6 आपको समझ में आ चुका है। ये सारे के सारे इम्यूनिटी प्रोटीन आपके, और मैं तो कहता हूं एक दो बार वीडियो फिर से सुन लेना इस लेक्चर को, अगर आपको mRNA वैक्सीन दोबारा फिर से समझना। लेकिन हाँ, पहले एक बार बैकग्राउंड को देख लेना। ओके ठीक है, डीएनए, 2 सेल प्रोटीन्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको बताई दी हैं, सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। देखो जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो हर साल ही इंपॉर्टेंट रहती है, और अभी तक आपके पेपर में 2 बार क्वेश्चंस क्वांटम कंप्यूटेशंस वगैरह से, जैसे क्यूबिट्स वगैरह से जुड़े क्वेश्चंस यूपीएससी ने दे दिए हैं। और इस टॉपिक को आप एवरग्रीन ही समझो, ठीक है। ये एक बार अच्छे से तैयार कर लो, और ये हमेशा के लिए ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ये जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं ना, एक बार मैं आपको पहले बता दूँ, ये आगे आने वाले सालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आगे के 5-6 सालों में जो चीज़ें चलेंगी ना, वो चीज़ें आपको आज ही बता रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को ठीक से कर डालो, आगे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। सो नेशनल क्वांटम मिशंस में लेके जो बातें हुई हैं, बात करते हैं, क्योंकि आजकल क्वांटम टॉपिक्स जो है बड़ा पॉपुलर है आजकल। क्यों, पिछले 4-5 सालों से
2 क्वेश्चन यूपीएससी दे चुका है और आगे आने वाले सालों में यहाँ पर आपको भविष्य में मेंस के भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और मैंने आपको बोला ये वीडियोस जो यहाँ पर हैं ये सिर्फ पीटी के लिए ही नहीं है, ये मेंस के लिए भी है। इनके रिसोर्सेज को बचा के रखना। क्वांटम कंप्यूटेशंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके क्या न्यूज़ है तो पहले देख लो। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, वही नेशनल क्वांटम मिशन लेकर आई है। और 2023 से 2031 तक, 23 से लेकर 2031 तक, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे भारत में काफ़ी कुछ होना है इस मिशन के अंतर्गत। काफ़ी लेवल पे अगर बात करें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरह से नर्चरिंग टेक्नोलॉजी है। साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट जो है इनसे जुड़े हुए काफ़ी कुछ होना अभी बाकी है। काफ़ी वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम है क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर। इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह भी इससे काफ़ी अच्छा होने वाला है। इससे अच्छा कि हम लेट हो जाएं, बाकी कंट्री चीज़ों को डेवलप कर लें, हमें रिसर्च और डेवलपमेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी पर करना होगा। समझाता हूँ क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम चीज़ें क्या होती हैं। पीछे के लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ बातें की थी, जब हम क्वांटम डॉट्स के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पर भी क्वांटम शब्द का यूज़ हुआ था। बात करते हैं यहाँ पे भी की टारगेट्स क्या है इस पूरे के पूरे मिशंस में जो भारत के अंदर लाया गया। एक तो ये है कि हमें इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स जो कि 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स पे काम करते हैं, आगे आने वाले 8 साल के अंदर डेवलप करना ही होगा। दूसरा, सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन विकसित करना होगा, जिससे आसानी से 2000 किलोमीटर तक के रेंज पर हम सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी से जुड़ सकें। और ये क्यों ज़रूरी है आपको बताऊं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि क्वांटम जो कंप्यूटेशंस पे बेस्ड जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस जो की जनरेट की जाती है क्वांटम सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट होने के लिए सैटेलाइट से बेस स्टेशन पर, वो 100% सेफ और सिक्योर होती है। आज से 5-6 साल पहले चाइना ने डिक्लेयर किया कि मेरे पास क्वांटम सैटेलाइट्स और मैं पूरी तरह से क्वांटम कीज़ पे बेस्ड होकर सिग्नल्स का रिसीव और सेंड, मतलब जो भी है वो सारा पूरा प्रोसेस क्वांटम सिग्नल्स के बेस से करता हूं। तो मेरा कंप्यूटेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस है और काफ़ी सुरक्षित है, जो दुनिया में आज तक किसी ने विकसित नहीं किया। और ये बात सही है, उस ज़माने में आज से 6-7 साल पहले ऐसा सच में था। लॉन्ग डिस्टेंस को काफ़ी हद तक क्वांटम कंप्यूटेशन के द्वारा, है ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी के आधार पर काफ़ी सिक्योर कर सकते। देखो, 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो भारत सरकार ज़्यादा चाहती है सेफ और सिक्योर रखना। एक तो डिफेंस सेक्टर और दूसरा स्पेस से जुड़े हुए जो रिसर्च होते हैं उनकी जानकारियाँ। इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन 2000 किलोमीटर तक भी करने की बात हो रही है, सिर्फ सैटेलाइट के द्वारा ही नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस के द्वारा हम कनेक्शंस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अगर जुड़ेंगे तो ये काफ़ी हद तक सुरक्षित होगा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन सुनो, आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। देखो, क्वांटम्स में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनका जो यूनिट होता है वो क्यूबिट्स होता है। ठीक है, वो यूनिट जो होता है उसको कहते हैं क्यूबिट्स। आपको समझाता हूँ मैं धीरे धीरे। जनरली जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी डिजिट पे आधारित होता है, या तो 0 या तो 1। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटेशन में जो क्यूबिट्स होते हैं, जो इनकी यूनिट्स को कहते हैं, उसे कहते हैं क्वांटम बिट्स। क्योंकि जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाइनरी कंप्यूटर सिस्टम होता है, जैसे मैंने कहा, मान लो नॉर्मल कंप्यूटर है वो 0 और 1 में काम करता है, लेकिन जो क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर है 0-1 एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ मिलकर काम करता है। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको हम सुप्रीमेसी वगैरह भी आपको बताऊंगा, आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यानी यहाँ पर 2 अलग अलग डिजिट है, या तो ये काम करता है। यहाँ दोनों के दोनों जो डिजिट होते हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिसको हम सुपरपोजिशन वगैरह के बारे में, सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं, जिसके बारे में आपको समझाऊंगा। रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर फिर देखिए, ये क्यूबिट जो होता है ये बाइनरी बिट्स की ही तरह होता है, पर इसमें डिफरेंस ये होता है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर से ये बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, और इसमें क्योंकि क्यूबिट्स के फॉर्म में डेटा चलता है, इसीलिए इसको क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटेशंस टाइप की चीज़ों को हम आगे भविष्य में यूज़ करेंगे, जैसे मैग्नेटोमीटर्स, हाई सेंसिटिविटी एटॉमिक सिस्टम, एटॉमिक क्लॉक फॉर प्रिसिजन टाइमिंग में। इन सब चीज़ों के लिए क्वांटम कंप्यूटेशंस काफ़ी बेहतर होगा। बहुत बारीकी के साथ किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए एटॉमिक लेवल पर बहुत ही प्रिसाइज टाइमिंग के अंदर कोई गणना करनी है तो क्वांटम कंप्यूटेशंस एक बेहतर विकल्प है। इसके अलावा डिजाइनिंग एंड सिंथेसाइजिंग द क्वांटम मटेरियल सच एज द सुपर कंडक्टर, नोवल सुपर कंडक्टर स्ट्रक्चर,
कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स वगैरह भी बहुत बारीक लेवल पे चीज़ों को बनाया जाता है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह का काफ़ी उपयोग होता है, तो वहाँ पर भी क्वांटम कंप्यूटेशन एक अच्छा ऑप्शन होगा। जैसे सिंगल फोटोन वगैरह के जो सोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन या इंटैंगल फोटोन सोर्सेज होते हैं, वहाँ पर भी क्वांटम कम्युनिकेशंस का उपयोग किया जा सकता है। और क्वांटम इंटैंगलमेंट जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, जिसको मैं अभी इस लेक्चर में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, चाहे कोई सैटेलाइट्स के बेस पर कोई प्रेसिडेंट टाइमिंग एक्यूरेसी के हिसाब से किसी लोकेशन की स्टडी करनी हो, या फिर क्वांटम इंटैंगलमेंट की बात हो रही हो, इन सारे के सारे केसेस में क्वांटम कंप्यूटेशंस यानी क्वांटम जो भारत में जो क्वांटम मिशन लाया गया, इन सब चीज़ों के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी समय पर अगर हम लोग इन चीज़ों को नहीं लाएंगे तो अन्य कंट्री इसमें आगे निकल जाएंगे और हम सिर्फ सर्विस सेक्टर ही रह जाएंगे, उनको सिर्फ उनकी सिर्फ सेवा ही देते रह जाएंगे, ना कि किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए भारत सरकार ने इसको लेके काफ़ी जोर शोर से बात की है। अब बात होती है थीमेटिक हब्स, किन चीज़ों पे जाकर हम काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए एक शब्द आता है थीमेटिक हब्स, या उसे शॉर्ट में आप टी हब्स भी कह सकते हैं। थीमेटिक हब्स का मतलब यही होता है कि जहाँ पर बेसिक और अप्लाइड रिसर्च, साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना इनका फोकस एरिया होता है। तो भारत का थीमेटिक हब्स क्या है भारत के क्वांटम मिशन के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको बताऊंगा 4 थीमेटिक हब्स हैं भारत में जिन पे फोकस किया जा रहा है। एक तो क्वांटम कंप्यूटेशन में, दूसरा क्वांटम कम्युनिकेशंस में, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डेटा को काफ़ी सेफ और सिक्योर किया जाए। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, जिससे डेटा वगैरह को काफ़ी फास्ट एनालिसिस की जा सकती है। क्वांटम कम्युनिकेशन जिससे काफ़ी सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी जिसके बेसिस पर हम मेट्रोलॉजिकल वेदर फिनोमेना वगैरह को समझ आसानी से सकते हैं। क्योंकि आज भी देखो आप, जब कोई वेदर फिनोमेना पे बेस कोई कंसेप्ट आता है, पता चलता है आज बारिश जरूर होगी, तो आज बारिश बिल्कुल नहीं होती है। आज बारिश की बिल्कुल संभावना नहीं है, तो पता चले उस दिन अब छाता लेकर चलिए क्योंकि बारिश पक्का होती है। तो अभी भी जो गणनाएं सुपर कंप्यूटर वगैरह के लेवल पे भी की जा रही हैं, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर नहीं दे पा रही हैं। तो हम माना जा रहा है ठीक है, क्वांटम सेंसिंग और इस तरह के बेसिस पर मेट्रोलॉजिकल स्टडी कर पाना काफ़ी बेहतर होगा। और अगला क्वांटम मटेरियल्स और क्वांटम डिवाइसेस। क्वांटम मटेरियल्स और क्वांटम मटेरियल पर हम लोगों ने पीछे भी बात किया था, क्वांटम डॉट जैसी चीज़ों के बारे में भी एक तरह से एक भविष्य है, ठीक है। अब आगे आपको लिए चलते हैं क्वांटम से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपको समझना जरूरी होगा। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अभी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, रुको अभी। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ और इसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट की तरफ लिए जाता हूँ, और आपको पता है कि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आपका कुछ भी होने वाला है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को समझो। पहले तो मैंने आपको कहा कि क्वांटम का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको कह दिया भैया जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज के जो पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल को समझने को हम क्वांटम कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, दिस इज द कॉल क्वांटम साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम किसी एटम की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, अगर हम एटम्स की बात करें, एटम से छोटे साइज में जाओ, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इनके अंदर जाओ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इनके अंदर जैसे क्वार्क्स होता है, लेप्टॉन्स होता है, म्यूऑन्स होता है, देखते जाना, क्वार्क्स होता है, लेप्टॉन्स होता है, म्यूऑन्स होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पार्टिकल फिजिक्स में समझाई हैं। म्यूऑन्स होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बोसॉन्स होता है, न्यूट्रिनोज होते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इस तरह के जो कुल मिला के 17 ऐसे कुल मिलाकर 17 एलिमेंट्री पार्टिकल, या इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। 17 एलिमेंट्री पार्टिकल या इन्हीं को हम मिलाकर सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, जो फिजिक्स में आज तक ढूंढे गए। यानी अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटा से छोटा यूनिट्स जहां तक फिजिक्स में स्टडी हुई है, तो ये है टोटल कुल 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स या सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब देखो यहां तक की स्टडी तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल की स्टडी करते हैं। लेकिन जब इसके बाद की स्टडी करते हैं, यहां पर इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल की स्टडी करना। और ये जो सब एटॉमिक लेवल की स्टडी करना, जैसे आप में से तो ये पता होगा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब ये भी ध्यान रखना, इनके अंदर भी चीजें होती है, जैसे प्रोटॉन, क्वार्क्स जो होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाता है, लेप्टॉन्स इलेक्ट्रॉन बनाता है, यानी इनके अंदर ये चीजें होती हैं। और इस माइन्यूट लेवल पर जाकर स्टडी करना, इन सब चीजों की स्टडी करना एक तरह से क्वांटम लेवल ऑफ स्टडी कहलाता है। जैसे मान लो सूरज की जो रोशनी है, उसके जो फोटॉन्स जो आते हैं, है ना, फोटॉन्स में होते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, उनकी स्पिनिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सुपर इम्पोज्ड होते हैं, यानी एक के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कनेक्टेड होता है। इन्हीं सारे बिहेवियर्स को देखते हुए क्वांटम पार्टिकल्स को, जो एक बड़े यूनिक प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल होते हैं, जिनको हम लोग क्वांटम कंप्यूटेशंस में यूज करते हैं। आपको बताऊं तो क्वांटम के बारे में आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक को भी बहुत ज्यादा समझ नहीं आता था।
और आइंस्टाइन हमेशा क्वांटम्स की थियरीज पर हमेशा बचकर भागा करते थे, और आइंस्टाइन ही क्वांटम को स्पूकी कहा करते थे। स्पूकी नामक शब्द जो है आइंस्टाइन क्वांटम के लिए यूज करते थे, याद रखिएगा। आइंस्टाइन क्वांटम को स्पूकी कहते थे। असल में क्या है, कोई भी, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा शरीर है, ये रवि सर क्या एक बॉडी है जो आपके सामने है। इस रवि सर के बॉडी का कैरेक्टर आप जानते हैं, हाँ सर आते हैं साइंस टेक और एनवायरमेंट समझाते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन मैं बोलूँ इस बॉडी के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के स्मॉल टू स्मॉल के स्मॉल के स्मॉल पार्टिकल का बिहेवियर अगर जानने की कोशिश करोगे, यानी क्वांटम लेवल पर जाकर अगर स्टडी करने की कोशिश करोगे, उसके बिहेवियर को समझ पाना आसान नहीं है, और पार्टिकल्स का बिहेवियर बड़ा अलग होता है। इन्हीं चीजों को कभी भी आइंस्टाइन समझ ही नहीं पाते थे, तो एक्चुअल में आइंस्टाइन स्पूकी कहकर निकल जाते थे। स्पूकी का मतलब होता है, फिर से बोल देता हूं, डरावना या भयावह। और इन्हीं क्वांटम पार्टिकल्स, इन्हीं के स्तर पर जाकर पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझना, जहां पर हम क्वांटम पार्टिकल्स की बात करते हैं। अब क्वांटम पार्टिकल्स और नॉर्मल, अगर अब देखो, अगर हम आपसे बोले कि एक नॉर्मल कंप्यूटर है, देखो नॉर्मल कंप्यूटर क्या, क्लासिकल कंप्यूटर। जो आपके घरों में कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो कौन सा कंप्यूटर है, क्लासिकल कंप्यूटर है, ठीक है ना। और दूसरा एक तरह अगर हम बात करें तो दूसरा हो गया जिसको हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। दूसरा जिसको आप कह सकते हो क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हो। क्लासिकल कंप्यूटर जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है, जो घरों में पहले से यूज किया जा रहा है, आपके भैया दीदी आपके पापा जो पहले से यूज किए आ रहे हैं, वो एक आपका नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो क्लासिकल। जैसे क्लासिकल गाने दादा पर दादा सुना करते थे, किशोर दा के गाने, मुकेश दा के गाने, है ना, आप इनकी गुलाम अली साहब के गाने, लता मंगेशकर जी के गाने, फिर उसके बाद आपके पिताजी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये जो एक क्लासिकल सॉन्ग्स है ना, एग्जैक्टली उसी तरह से क्लासिकल कंप्यूटर्स है जो पीछे से चले आ रहे हैं, वो कंप्यूटर्स क्या कहलाएंगे, तरह से क्लासिकल कंप्यूटर कहलाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स भैया बिल्कुल अलग हैं, क्वांटम पार्टिकल्स के बेस पर होते हैं, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह की चीज़ों पर बेस्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। क्लासिकल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, उनमें कोडिंग होती है या तो 0 या तो 1। वो बाइनरी कोड या बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, या तो उनमें 0 या तो 1, इसी फॉर्म में उनका डेटा यूज होता है, और इसी को हम लोग बिट्स कहते हैं। इनकी यूनिट्स को क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर जो होता है ये क्वांटम पार्टिकल्स पर बेस्ड होता है, स्मॉलेस्ट साइज के पार्टिकल्स पर बेस्ड होता है, और इनका जो यूनिट होता है वो क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर होते हैं जो एक दूसरे के साथ एंटैंगल्ड होते हैं, ठीक है। क्वांटम जो पार्टिकल के बिहेवियर में दो बिहेवियर होते हैं, एक होती है सुप्रीमेसी, क्वांटम सुप्रीमेसी एक बिहेवियर होता है, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एंटैंगल्ड बिहेवियर, एंटैंगलमेंट, इसी को हम कहते हैं एंटैंगलमेंट, जिसके लिए 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। सुप्रीमेसी और इंटैंगलमेंट को आपको आगे समझाऊंगा। ऐसे समझ लो जैसे यहाँ 0 और 1 डिजिट अलग अलग एक दूसरे के साथ, या तो 0 या तो 1 काम करता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। 0 और 1 दोनों डिजिट एक दूसरे के साथ ही लगा रहता है, एक दूसरे के साथ ही इंटैंगल्ड होता है, या एक दूसरे के साथ ही सुप्रीमेसी पर होता है, ठीक है। सुप्रीमेसी और इंटैंगल को मैं आपको पिक्चर दिखाकर समझाने की कोशिश करूंगा, रुको अभी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, मैंने कहा मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, आपने थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री पढ़ी हुई तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन जब किसी सबसेल में होता है तो एक तो क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी एक को मैं +½ बोल सकता हूं और एक को मैं -½ कह सकता हूं। जो बिहेवियर इस इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है स्पिनिंग का, उसके साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर भी साथ ही साथ चेंज होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड होते हैं। एंटेंगल्ड का मतलब होता है यहां पर दोनों एक दूसरे के साथ ही रिफरेंस में यूज होते हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ पहला। अगर आप इसको और बेहतरीन तरीके से समझना चाहें तो बेहतर है कि आप एक मूवी देखिए, जुड़वा, है ना, जुड़वा। और जुड़वा में सलमान खान वाली देखेगा, वरुण धावन वाली नहीं, वो बकवास है, ठीक है। सलमान खान वाली जुड़वा मूवी में होता क्या है, एक तरफ सलमान खान अगर एक पंच मारते हैं तो दूसरा सलमान खान का जो जुड़वा होता है वो भी उसी तरह का वो पंच उसी समय यूज करता है। एक तरफ सलमान खान अगर एक किक मारते हैं तो दूसरी तरफ सलमान खान भी उसी तरह का किक दूसरी जगह पर काफी दूर होकर उसी तरह का किक मारते हैं। ये बोलते हैं इंटैंगल बिहेवियर, यानी एक के साथ दूसरे का बिहेवियर लगातार जुड़ा होता है, पर यहां ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरह के इन पार्टिकल्स में बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, उन्हीं बिहेवियरल एक्टिविटीज को हम सुप्रीमेसी कहते हैं, और इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ा होना, इस बिहेवियर को हम इंटैंगलमेंट कहते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू मैं और ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। और क्वांटम की जनरेशन में ये जो नए खोज हो रहे हैं, सुप्रीमेसी और इंटैंगलमेंट जैसी कुछ चीजें, वो एक वरदान है जिसपे आगे आने वाले भी डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहां पर जो यूनिट्स होती है, अब इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम बिट्स बोलेंगे नहीं, बिट्स हमने वहां यूज किया, तो बोलेंगे क्वांटम कंप्यूटर के बिट्स। तो क्वांटम कंप्यूटर के बिट्स को हम यूज करेंगे क्यूबिट्स, क्वांटम बिट्स को हम यूज करेंगे क्यूबिट्स। ओके, अब हम आपको लिए चलते हैं
अगले टॉपिक की तरफ। अगला कंसेप्ट है क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में बात कर ली हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में कब ये चीज़ें लाई गई, क्या क्या चीज़ें लाई गई, उस बारे में हम बात करेंगे। और दुनिया में अमेरिका वगैरह ये ऐसे कंट्री हैं, जो चाइना वगैरह, जो क्वांटम में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और भारत में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस होकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय की डिमांड है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पूरी तरह से क्वांटम थियरी पे बेस्ड है। क्वांटम थियरी वही थियरी जो कभी आइंस्टाइन को समझ में नहीं आती थी, जिसको आइंस्टाइन हमेशा स्पूकी कहकर, डरावना भयावह करके निकल जाते थे। अब यहाँ पर पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सेवरल इंस्टीट्यूट और कंपनीज जो पूरी दुनिया में है, मैंने आपको बोला ये क्वांटम कंप्यूटेशंस कंप्यूटर को लेके काम कर रहे हैं, और भी बताऊंगा क्वांटम सुप्रीमेसी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। और क्वांटम के बारे में बात करें तो एक्सप्लेन करता है द नेचर ऑफ एनर्जी एंड मैटर ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, क्योंकि छोटे से छोटे पार्टिकल्स के लेवल पर जाकर हम चीज़ों की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और वो छोटे से छोटे लेवल का पार्टिकल जो होगा एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पर जाकर हम स्टडी करते हैं। 2019 में क्या होता है, सेंटर डिक्लेयर्ड है ना, सेंटर डिक्लेयर क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ना, हमारा देखो एक मिशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से 2019 में भारत सरकार क्या कर रही है, 2020 के बजट में भी जो है भारत सरकार ने क्वांटम कंप्यूटेशंस के रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफी जोर दिया है, ठीक है। और यहां देखो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन NMQTA फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स लॉन्च किया गया, और जो कि DST के अंदर ही सारा का सारा प्रोग्राम है जो इंप्लीमेंट किया गया है भारत के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए अगर बात की जाए कि 20वीं शताब्दी तक, तो 20वीं शताब्दी तक ऐसा बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि क्वांटम जैसी चीज़ें भी भविष्य में आएंगे। उस समय पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो क्लासिकल फिजिक्स पे आधारित था, यानी दो ऑब्जेक्ट हुआ करते थे, है ना, वो कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एट द सेम मोमेंट, है ना, सेम स्पेस सेम मोमेंट में ऑक्यूपाई नहीं कर सकते थे। लेकिन वही चीज़ें आगे देखो, जब क्वांटम आई तो क्वांटम में दो पार्टिकल ऐसे हो गए जो सेम समय में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्यूपाई करने लगे। तो ये पुरानी थियरी है जो बैकग्राउंड, ये थियरी आगे चलकर गलत हुई क्वांटम कंप्यूटेशन के बेस पर, और यही थियरी जो आइंस्टाइन को कभी समझ में नहीं आती थी, जो मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं। 2019-20 के बाद से भारत में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काफी रिसर्च वगैरह शुरू हुए हैं। आपको बताता हूं क्वांटम सुप्रीमेसी वगैरह के बारे में भी। क्वांटम पार्टिकल्स में क्या आते हैं आपको बता दिया, सब एटॉमिक लेवल की बात होती है, ओके, सब एटॉमिक लेवल की बात होती है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उससे भी छोटे जैसे क्वार्क्स, लेप्टॉन, म्यूऑन्स, इन सब चीज़ों की बात होती है इसके अंदर। देखिए वही कह रहा हूँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जैसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इनके बारे में बात होती है, और ये सारे के सारे जो बिहेवियर होते हैं, इनकी एक्टिविटीज जो होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह की जो एक्टिविटी होती है, उसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स एक तरह की बिहेवियरल एक्टिविटी होती है जो क्वांटम पार्टिकल की बिहेवियरल एक्टिविटी के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है, क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जो गूगल का एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, गूगल का एक अनाउंसमेंट है। क्वांटम सुप्रीमेसी, जो क्लासिकल कंप्यूटर जो काम नहीं कर सकता, वो क्लासिकल कंप्यूटर की जगह क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। देखो एक कंप्यूटर है क्लासिकल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर। इन तीनों कंप्यूटर का अगर आप कंपैरिजन करें तो सुपर कंप्यूटर से भी बेहतर होता है आपका क्या, क्वांटम कंप्यूटर। यहां देखो गूगल ने एक प्रोसेसर बनाया है ना, गूगल ने अनाउंस किया 2019 में, इन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी पर काम किया। साइकामोर एक प्रोसेसर है जो गूगल ने बनाया, उन्होंने बोला भैया देखो ये जो प्रोसेसर है ये इतना तेज काम करता है कि 200 सेकंड के अंदर ही पूरे के पूरे उस कैलकुलेशन को कर लेता है जिसको किसी क्लासिकल कंप्यूटर को करने में लगभग 10,000 साल लग जाते हैं। अब बताओ इतनी तेज से अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, इतनी तेजी से अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या बताता है, क्वांटम की सुप्रीमेसी बताता है, यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से काम करने वाली टेक्नोलॉजी है जिस लेवल पर क्लासिकल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी। अब बताओ इसके बेसिस पर मेट्रोलॉजिकल डेटा वगैरह को यूज करना, इन सब चीजों से जुड़ना भविष्य के लिए कितना अच्छा हो जाएगा, जिसको सुपर कंप्यूटर वगैरह से भी डेटा एनालिसिस आसानी से नहीं हो सकती, उसको भी यहां पर बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये वही टर्म है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर में नहीं पाया जाता है। क्लासिकल कंप्यूटर में क्या था, क्लासिकल कंप्यूटर में मैंने अभी आपको बोला था क्लासिकल कंप्यूटर, और दूसरा मैंने बोला आपको क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर वही होता है जो 0 और 1 पे बेस्ड होकर काम करता है, या तो 0 या तो 1, है ना, जिसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं बिट्स।
लेकिन वहीं पर जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो किस पर काम करता है, क्वांटम पार्टिकल्स पर, क्योंकि पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होता है वो सुपरपोजिशन होता है और या तो इंटैगलमेंट बिहेवियर का होता है। सुपरपोजिशन का मतलब इस पिक्चर से समझने की कोशिश करो, सुपरपोजिशन डिस्क्राइब अ पार्टिकल एबिलिटी टू एग्जिस्ट अक्रॉस मेनी पॉसिबल स्टेट्स, यानी कोई पार्टिकल ऐसा है जो डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स में हो सकता है। आप देखो यहां पर ये उलझे हुए धागे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इस पार्टिकल कभी इस बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर में हो सकता है, ठीक है। किसी सेम टाइम में ये जो पार्टिकल होते हैं जो हम क्वांटम की बात कर रहे हैं वो एक से अधिक पॉसिबल ऑप्शंस में स्टैंड करते हैं, इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशंस, ठीक है। ऑल पॉसिबल स्टेट्स में हो सकते हैं क्वांटम पार्टिकल्स के लिए, और एक दूसरे के साथ डिस्टेंस वाइज एक दूसरे के साथ वैसे ही जुड़े होते हैं जैसे मान लो एक जुड़वा मूवी में सलमान खान अपने हाथ को ऊपर किया तो दूसरे वाले ने, सलमान खान ने भी दूसरे ने अपने हाथ को ऊपर कर दिया, ये एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड होते हैं, इसी को इंटैगलमेंट कहते हैं, ठीक है। क्वांटम इंटैगलमेंट रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच द टू आर मोर पार्टिकल आर लिंक्ड इन सच ए वे दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर देयर टू बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली इवन इट सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। और लार्ज डिस्टेंसेस में भी सेपरेट करने के बाद एक दूसरे के साथ, जैसे मान लो एक को मैंने अर्थ पर रखा है, दूसरे को मैंने मार्स पर रखा है, अब जहां पर जो बिहेवियर उस पार्टिकल में चेंज हो रहा है सेम बिहेवियर उसी जगह पर पार्टिकल में उसके साथ भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यानी सोचो इतने डिस्टेंस तक भी अर्थ और मार्स, जबकि इतनी डिस्टेंस है जिनको हम करीब करीब मान लो 400 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, 400 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आसानी से हम तय कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम समय में इवन पता है आइंस्टाइन ने बोला कि सबसे फास्ट इस ब्रह्मांड में कोई चीज चल सकती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, उसको स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब मान लो अर्थ है और अर्थ से मार्स की डिस्टेंस लगभग 400 लाख है, तो यहां से यहां तक सिग्नल जाने में अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से कोई डेटा भेजते हैं तो लगभग 133 सेकंड लेगा, यानी 2 मिनट्स और 13 सेकंड का समय लेगा। कितना लेगा, 2 मिनट्स और 13 सेकंड का समय लेगा। लेकिन अगर वहीं पर क्वांटम पार्टिकल्स होंगे, अगर हम इंटैंगल्ड हैं एक दूसरे के साथ, जो रिसर्च आ रहा है, तो जो एक्टिविटी यहां पर चेंज हो रही है सेम एक्टिविटी यहां पे भी चेंज हो रही है। जैसे मैंने कहा एक सलमान खान ने जुड़वा मूवी में जैसा अपना हाथ चलाया, दूसरी जगह सो मच डिस्टेंस ऑफ सलमान खान, दूसरा सलमान खान है वो भी उसी तरह का डिस्टेंस पर, मतलब उसी तरह का हाथ चला रहा है। ये क्या है, ये एक तरह का इंटैंगल्ड बिहेवियर कहलाता है जो इस तरह के पार्टिकल्स में देखा गया है। अब इसी तरह की चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ पाना, इसी को हम कहते हैं टेलीपोर्टेशंस, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। घबराना नहीं, इस बिहेवियर को एक के साथ दूसरा चेंज होता है इंटैंगलमेंट कहते हैं, और एक दूसरे के साथ जुड़ पाना इतनी दूरी तक, उसी को क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। आपके पेपर में देखो 2022 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है वो इंटैंगलमेंट के लिए ही दिया गया है। क्लियर एवरीवन। कोशिश मैंने की है इन चीजों को समझाने के लिए, और इसकी जो यूनिट्स होती है, बिट्स होती है, इसकी जो यूनिट्स होती है वो क्यूबिट्स होती है, और क्यूबिट्स वैसे भी 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होती है, सुपरपोजिशन क्या होता है, और एंटेंगलमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप यहां ध्यान रखना, ठीक है। वर्किंग वगैरह कोई जरूरत नहीं है, यहां देखो साफ साफ कह रहा है कि क्यूबिट्स वगैरह जो होते हैं ये सुपर पोजिशन ऑफ जीरो एंड वन के साथ, ये 0 या 1 के साथ होते हैं, ये 0 और 1 दोनों को साथ लेके चलने वाले हैं, एक समय में एक से ज्यादा ऑप्शंस रखते हैं। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं जो किसी नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं होता। यहां पर थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है इस पिक्चर्स के थ्रू। क्लासिकल कंप्यूटिंग्स क्या होते हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग्स क्या होते हैं। क्लासिकल कंप्यूटिंग या तो 0 या 1 के डिजिट में काम करते हैं, बिट्स में, जो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन ये 0 एंड 1 दोनों को साथ लेकर चलते हैं एक समय के साथ साथ, ठीक है। 0 और 1 ये देखो एक दूसरे के साथ, ये क्या है, एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड होते हैं। यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, पावर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं क्यूबिट्स वगैरह का जो काम होता है उस हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर पावर इंक्रीज करने पर 1:1 रिलेशन चलता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स वगैरह उसी हिसाब से, लेकिन एक्सपोनेंशियली तेज होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वांटम कंप्यूटर को एक्चुअल में काम करने के लिए अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी ये काम करते हैं। ये काफी ज्यादा उस तरह के डेटा के लिए यूज किए जाएंगे जहां पर वेल सूटेड टास्क नहीं हो, है ना, वेल सूटेड फॉर द टास्क लाइक ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स, डेटा एनालिसिस एंड स्टिमुलेशन, जहां पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा इंफॉर्मेशन होगा वहां के लिए। ये थोड़े एवरीडे डेटा वगैरह के लिए जो होते हैं वो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं जो यूज में लाए जाते हैं। ये कुछ सिंपलेस्ट तरीका है जो क्लासिकल कंप्यूटर इनको समझाने के लिए।
बाकी क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए क्वांटम जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भविष्य के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। चैलेंजेस हैं, अभी अगर देखा जाए तो कुल 433 बिट्स तक के क्वांटम्स को ही डेवलप किया जा चुका है और एक प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर के लिए कम से कम 1000 क्यूबिट्स की जरूरत होती है, लेकिन अभी तक जो डेवलप हुई है वो करीब करीब 433 बिट्स की ही हुई है। क्यूबिट्स एग्जिस्ट करते हैं सुपरपोजिशन को किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में, ठीक है, इंक्लूडिंग वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, इंक्लूडिंग वेरी लो टेम्परेचर विद रेडिएशन शील्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द फिजिकल शॉक। यानी ये भी चैलेंजेस है, जहां पर आप क्यूबिट्स की स्टडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर आपको अगल बगल किसी भी तरह का कोई रेडिएशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी भी तरह के क्यूबिट्स के जो डेटा वगैरह को हम यूज कर रहे हैं वहां पर सिग्नल्स वगैरह के लिए वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, उनमें डिस्टर्बेंसेस भी हो सकता है। क्वांटम टेक्निक्स और टेलीपोर्टेशंस जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया वो मैंने आपको समझा दिया है पीछे के लेक्चर्स में, उसको यहाँ पर अलग से लेने की ज़रूरत है नहीं। और जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम टेलीपोर्टेशंस में 2022 का फिजिक्स का, वो आपको समझा देता हूँ। ये जो शख्स हैं एलेन आस्पेक्ट्स, जॉन एफ क्लाउजर्स और एंथॉन जेलिंगर, अजीब अजीब से इनके नाम होते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के बेस में। ये अजीब अजीब इसलिए क्योंकि हम लोग इस जगह रहते नहीं, हम लोग के लिए तो राम श्याम है ना, इस तरह के नाम ही बड़े सिंपल सिंपल से होते हैं। इंटेंगल्ड होते हैं क्वांटम पार्टिकल, एक के साथ दूसरा बिहेवियर चेंज होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। टेलीपोर्टेशन नहीं बता दिया कि कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर और सिग्नल्स एक दूसरे के साथ भेज सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन गलत हो गए। क्वांटम इंटेंगलमेंट और टेलीपोर्टेशन के बेसिस पर साफ साफ दिखता है कि नहीं उससे भी तेज चलने वाली चीज़ें हो सकती हैं क्वांटम पार्टिकल्स। जैसे ब्रह्मांड में कितनी भी दूरी तक अगर हम चीज़ों को जोड़ना चाहें तो अब चीज़ें आसान हो गई उनको जोड़ पाना टेलीपोर्टेशन की मदद से। तो भविष्य में देखिए ये सब आगे आने वाले समय की अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। ये वही पिक्चर है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, सुप्रीमेसी इंटेंगलमेंट। क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में एक लाइन में बता दूं कि यहाँ पे जो डेटा वगैरह को इनक्रिप्ट किया जाता है ये बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर होता है, और इसीलिए भारत भी कोशिश कर रहा है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पर जो क्यूबिट्स के जो डेटा होते हैं 0-1 के फॉर्म में जो साथ साथ चलते हैं, ठीक है, उनको अगर हम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शंस वगैरह करने के लिए तो कम एनर्जी में पार्टिकल्स को यूज़ कर पाना आसान है और किसको काफ़ी हद तक सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। क्वांटम सुपर कंप्यूटर में कुछ चीज़ें आई हैं, मेजोराना जीरो मोड्स, असल में एक नया अपडेट आया है, तो इसको भी मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि चलते चलते में क्या पता आपके पेपर में कभी कुछ आ ही जाए कि रिसेंटली क्वांटम में क्या क्या लेकर रहा है। तो मेजोराना जीरो मोड्स जो है वो डेवलप किया गया है, और ये जो डेवलप किया है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उन्होंने इस तरह के मोड्स को डेवलप किए कि अगर हम मेजोराना जीरो मोड्स को लेकर यूज़ करें क्वांटम कंप्यूटिंग में तो एक अच्छा ऑप्शन है भविष्य के लिए कंप्यूटर में लेकर। मेजोराना जीरो मोड्स के बारे में अगर बात करें तो है क्या, ये मेजोराना फर्मियंस एक साइंटिस्ट हैं, इटालियन फिजिसिस्ट एटोर मेजोराना, उन्होंने इस मेजोराना फर्मियंस की स्टडी की थी 1937 में। उन्होंने कहा अगर क्वांटम पार्टिकल्स में अगर हमें क्वांटम कंप्यूटेशन में किसी चीज़ को यूज़ करना है तो मेजोराना जीरो मोड्स को ही यूज़ करें। इनका जो बिहेवियर होता है, इनका अपना एक एंटी पार्टिकल भी होता है, इन पार्टिकल एंटी पार्टिकल को साथ लेकर साइमल्टेनियसली है ना एक दूसरे के साथ यूज करें। जैसा इंटैंगल्ड और सुप्रीमेसी वगैरह की बात हो रही थी, वो यहाँ पर एक तरह से कोहेरेंट नेचर का होता है, साथ साथ इनमें क्वांटम स्पिनिंग पाई जाती है। हाफ इंच, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एक अप साइज होता है, एक डाउन साइज होता है। जैसे नहीं, जैसे मान लो कि आप रेलवे के स्लीपर में दो दोस्त जा रहे होते हैं एक ही स्लीपर पे बैठ के, ना एक दोस्त ऐसे सो रहा होता है, एक दोस्त ऐसे सो रहा होता है। जैसे ये दोस्त अपना शेप ऐसे चेंज करता है, दूसरा ऐसे सो जाता है, यानी एक के साथ दूसरा बिहेवियर को चेंज कर रहा होता है। तो एक ये प्लस है और एक माइनस है इलेक्ट्रॉन। उसी तरह एक अपना उसका क्या होता है, क्वांटम हाफ इंटीग्रल क्वांटम स्पिन्स होता है, इसको प्लस हाफ मान लो, इसको माइनस हाफ मान लो। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिनिंग होते हैं, अगर आपने थोड़ा सा स्पिन क्वांटम नंबर सुना होगा तो प्लस हाफ और माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम स्पिनिंग इंटीग्रल। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी है, जीरो मोड्स वगैरह के बेसिस पर हो सकता है। अब देखते हैं भविष्य में सब चीज़ें कितनी आगे आने वाली है। एक न्यूज़ आया है कि मेजोराना फर्मियंस, तो मेजोराना फर्मियंस रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो ये सब ध्यान रखना भाई, ये भी एक तरह से क्वांटम कंप्यूटर के अच्छे ऑप्शंस हैं जिनको इन यूनिट्स के फॉर्म में भी क्वांटम कंप्यूटर को इनके द्वारा भी चलाया जा सकता है। यही कुछ चीज़ें हैं, फाइन। बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं जो बताऊं, बस मेजोराना जीरो मोड्स थोड़ा सा नाम याद रखना, इट इज़ एनफ। बाकी ये दोस्त ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर जाकर आप पूरे के पूरे PDF को ले लेना, जो ये PDF मैंने पढ़ाया, अपना समय बचाना, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर जहाँ आप लगातार इन वीडियोस को देख रहे हैं वो भी आपको वीडियो यहीं पर अपलोड होते दिखते हैं, ये भी आपको पता है। हाँ, अगर आप में से किसी को लगता है कि साइंस एंड टेक सीखा भी जा सकता है
और लगता है कि साइंस एंड टेक सिर्फ करंट अफेयर्स पे बेस्ड नहीं होगा, इसका स्टैटिक पार्ट भी ठीक से समझना ज़रूरी है। तो आपके लिए एक ऑप्शन है पूर्वांचल एस एप्लीकेशंस, आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें और यहाँ पूर्वांचल एस एप्लीकेशंस पे आपको सारे की सारी क्लासेस मिल जाती हैं साइंस एंड टेक एनवायरमेंट से जुड़ी हुई, जहाँ 30+ क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। और 30+ अच्छा वेटेज होता है, जहां आपका मेरिट 37 38 जा रहा होता है। अगर 30+ क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, और 20+ मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप मुझे सुन लेते हैं, मेरी 2 किताबें जो आती हैं साइंस टेक एनवायरमेंट पढ़ लेते हैं, और एक करंट अफेयर्स जो आपको लास्ट में कराता हूँ ये कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मुश्किल से 100 घंटे की क्लास कर लीजिए, आपका काम हो जाता है। बाकी इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है नहीं। 100 क्या 150 घंटे की क्लास बता देता हूँ, लगभग करंट अफेयर्स को छोड़कर। तो 150 घंटे में आप अगर ठीक से पढ़ लेते हैं, ठीक से कर लेते हैं, तो 20+ क्वेश्चन आपका हो जाता है। स्टैटिक मेरे से पढ़ लीजिए, किताब जो है मैंने जो दी है आपको मैकग्रा हिल की साइंस टेक एनवायरमेंट, वो कर लीजिए, और ये लेक्चर्स वगैरह जो है ना, ये सुन लीजिए, और लास्ट टाइम में जो करंट अफेयर्स की वीडियोस देता हूँ स्टैटिक के बाद, वो कर लीजिए। हो गया खत्म। मैं कहता हूँ 1 महीने 1.5 महीने में घर खत्म कीजिए दोनों सब्जेक्ट, और 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन श्योर कर लीजिए, 30+ में से। मतलब है ऑप्शन, और अगर लगता है कि इसके बिना भी हो सकता है तो अपना समय और पैसा मत बर्बाद कीजिए। ये भी मैं आपसे बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा खुले दिल का आदमी हूँ और साफ साफ बातें करता हूँ। बाकी ये किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आपको लगता है, और हाँ इन किताबों को पढ़िए या ना पढ़िए, पर एक बार क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो अपने आप जो वो तीसरी आंख है ना, नेत्र, जो प्रभु श्री शंकर भगवान के खुल जाते हैं ना कभी कभी, लेकिन वो बुरा विनाश हो जाता है, बिल्कुल विनाश हो जाएगा। क्योंकि जो लोग इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं समझ रहे हैं उनको तो विनाश हो जाएगा, और कईयों की तो आंखें खुल जाएंगी कि एक्सेल में इस विषय में भी बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है, इससे भी हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। कम से कम क्वेश्चन पेपर तो देख ही लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी जो किताबें मार्केट में आती हैं उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं दिखाए हैं। तो जब क्वेश्चन ही नहीं दिखाए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट और साइंस टेक से आए हैं, और कई बार रिपीट भी हुए हैं। सो चलिए दोस्त, थैंक यू एवरीवन। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, और हाँ इसके साथ ही साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ जो पूरे 11 वीडियोस थे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। बिल्कुल कमेंट ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट ही मुझे हमेशा ऊर्जा देते हैं, ऊर्जान्वित करते हैं, और आपको भी मुझे ऊर्जान्वित करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं आपको समय समय पर आकर और एनर्जाइज करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्त, अगली बार आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले क्लासेस में फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।